हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैम एक छोटी सी बात हमारे बच्चों से करना चाहती है। वो ये है कि बच्चों, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सबके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कोई चाहता है मैम हम IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैम हमें एम्स जाना है, कोई NDA, कोई नेवी की फॉर्म्स में जा रहा है। तो बेटा कैल्विन आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये ध्यान रख रहे हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को उतना ही कंसेप्ट एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, भी पूरा पूरा कंटेंट लेके चल रहे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 11th निकल चुके हैं, हमारे पास 1 साल है जिसमें हमें अपनी 12th भी करनी है, 11th को भी कवर अप करना है, प्लस अपने सपनों की तैयारी भी करनी है। उड़ान भरनी है हमें, तो उस उड़ान के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर एक छोटी सी बात मेरे बच्चों, कि इस समय अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यूज है। वो ये है कि चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेट ना करें, जल्दी इनरोल करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैम आज आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आई है। हमारी यूनिट 1 चल रही थी। यूनिट 1 के हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश कर दिया है। वी हैव टू फिनिश चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमने कर दिया है। आज हमारी बारी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, कि भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है। पहले हमने रिप्रोडक्शन समझा था, रिप्रोडक्शन की सारी यूनिट समझी थी। फिर हमने पढ़ा था कि भाई फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब बारी आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि भाई इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे पहली बात, ह्यूमन जो होते हैं मेरे बच्चों, वो क्या होते हैं। आप कहेंगे कि मैम वो तो बेबी पेरेंट्स होते हैं ना बेटा, वीवी पेरेंट्स, मतलब कि वो बच्चों को जन्म देते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात हम जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। मेल गैमेट की भी इन्वॉल्वमेंट है मेरे बच्चों और फीमेल गैमेट की भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही कह रही है, होता है, बिल्कुल होता है। ये गैमेट्स का यहाँ पर मेरे बच्चों इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट फीमेल, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें पढ़ने हैं। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि भाई क्या क्या होता है। सो करते हैं स्टार्ट, चलो करते हैं शुरू। तो देखते हैं कि हमारे कंटेंट में क्या है। तो हमारे कंटेंट में पहली स्लाइड में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को सिर्फ जर्नली मेरे बच्चों को एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर कि वेदर द जाइगोट डेवलप इनसाइड और द आउटसाइड गिव अस 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर टर्म एज ओविपेरस। भाई 2 तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। वी हैव टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन 2 कैटेगरी। किस कैटेगरी में मेरे बच्चों? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी होती है ओविपेरस, एक कैटेगरी है ओविपेरस, तो दूसरी कैटेगरी है मेरे बच्चों विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की। ओविपेरस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो ले करते हैं एग्स। जो क्या करते हैं? जो एग ले करते हैं बेटा, जो एग ले करते हैं वो ओविपेरस। और जो जन्म देते हैं, गिव राइज टू यंग वंस, जो गिव राइज टू यंग वंस करते हैं मेरे बच्चों, गिव राइज टू यंग वंस करते हैं, वो होते हैं विविपेरस। इंसान विविपेरस में आते हैं, बर्ड्स आपके मोस्टली ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है। तो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बाहर हो या अंदर हो, फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार का था, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वी हैव टू डिस्क्राइब इट वेरी क्लियरली। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना मेरे बच्चों, वो बॉडी के अंदर ही डेवलप कर रहा है या बाहर डेवलप कर रहा है। उस बेसिस पे 2 तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया है। ओविपेरस इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, एंड विविपेरस इफ इट इज अकर इनसाइड द ह्यूमन आर विविपेरस इन नेचर। ह्यूमन जो है वो विविपेरस है मेरे बच्चों, विविपेरस नेचर के हैं। As we directly give birth to the basic to babies instead of laying eggs, क्योंकि हम लोग eggs नहीं देते, हम सीधे बेबी को जन्म देते हैं। Since human are the one of the most advanced species, भाई एडवांस है हम लोग काफी ज्यादा, हम लोग होमो सेपियंस कैटेगरी आती है, तो काफी एडवांस कैटेगरी है बेटा हमारी। रिप्रोडक्शन इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्लस लॉन्ग प्रोसेस, काफी लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे उसमें,
ये इवेंट बेसिस पे होने वाला एक प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व अ मल्टीपल प्रोसेस सीक्वेंसली, सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ईच मोर फैसिनेटिंग देन दी नेक्स्ट, एक दूसरे को फॉलो करता हुआ। जैसे कि सबसे पहले हमने मेल की बात की, देखो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेरे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिख रहा है होता क्या है, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले होते हैं पेयर्स ऑफ टेस्टिस। क्या होती है मेरे बच्चों? पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? ये वो एरिया है जो कि स्क्वाटम में पाया जाता है मेरे बच्चों। टेस्टिस के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्वाटम। व्हाई इट इज प्रेजेंट इन स्क्वाटम? बिकॉज इसका काम क्या होता है मेरे बच्चों? टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये दो काम करता है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन। मेल हार्मोन को फॉर्म करता है मेरे बच्चों जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है मेल के अंदर? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है मेल के अंदर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है किसके अंदर मेरे बच्चों? मेल के अंदर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ माउसेज, मतलब मूंछ दाढ़ी आना, माउसेज होना। आप कह सकते हैं यहाँ पर हेयर ग्रो अंडर आर्म पे, चेस्ट एरिया, हेयर ग्रोथ होना आप लिख सकते हो यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, पेनिस का इनलार्जमेंट होना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो नहीं, चलो यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ स्पर्म। और मेल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि कहलाता है भाई लो पिच साउंड, तो लो पिच साउंड का होना। तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं बेटा सेकेंडरी। देखो प्राइमरी कैरेक्टर वो जगह जहाँ पर डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, जहाँ पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, जहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस पार्ट को कहा जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेरे बच्चों हमने देखा कि टेस्टिस में फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमेट, क्योंकि जो स्पर्म है मेरे बच्चों इसी के अंदर पाया जाता है क्या? मेल गैमेट। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अरे यार बस, जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के हिसाब से बॉडी में जो चेंजेस आए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज किया, बॉडी में चेंजेस आए, उन चेंजेस को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की सबसे खास बात होती है कि विजिबल होते हैं, आप इनको देख सकते हो। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, भाई स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज नॉट विजिबल, बट दे चेंजेस जो हैं ये विजिबल होते हैं, आइडेंटिफाइड हो जाते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और मेल्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टिस। टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्पर्म में। क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 2 to 2.5 डिग्री बिलो टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनने के लिए। इसीलिए टेस्टिस को प्रेजेंट किया गया स्क्वाटर में। कब होती है? तो जब एम्ब्रियो 7 मंथ का होता है तभी टेस्टिस जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, असेंड कर जाती है स्क्वाटम वाले एरिया में। और स्क्वाटम में प्रेजेंट है, मतलब नीचे एब्डोमेन से नीचे है, तो इसलिए हम इसे बिलो एब्डोमिनल टेस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है, बिल्कुल है, कि भाई ये बहुत ही ईजिली इंजर्ड हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मेल्स होते हैं जिनके एक्सीडेंट के थ्रू क्या होता है, ये इंजर्ड हो जाती है और स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है कि जो टेस्टिस है वो स्क्वाटम में प्रेजेंट है। ओके, चलो फिर आगे हम पढ़ेंगे। भाई टेस्टिस बन गई, टेस्टिस ने स्पर्म बना दिया, स्पर्म डक्ट से जाएगी तो डक्ट सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। डक्ट सिस्टम में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। रेटे टेस्टिस, ये डक्ट सिस्टम टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। वासा फ्रेंशिया कॉम्बिनेशन होगा, पढ़ेंगे। फिर एपिडाइमिस, वैसा डिफेंस, यूरेथ्रा, यहाँ पे एक और आप डाल सकते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिए इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये भी होती है। इसकी बात भी हम करेंगे यहाँ पे क्या होता है। फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स, वही जो जरूरी होते हैं, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं मेरे बच्चों, और प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, पेयर और उसकी बात कर ले तो एपिडाइमिस बेटा आपका पेयर्ड होता है। ये क्वेश्चन ना कई बार नीट पूछ लेता है कि भाई पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, सो इट इज पेयर्ड। वासा डिफरेंस, इट इज ऑल्सो इन पेयर्ड।
यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट पेयर में, और यूरेथ्रा अनपेयर्ड होता है। यूपी लिख दिया मैंने, यूपी नॉट उत्तर प्रदेश, इट इज अनपेयर्ड। सेमिनल वेसिकल, दिस इज अ पेयर्ड ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज ऑल्सो अ पेयर्ड ग्लैंड, और कॉपर्स ग्लैंड, इट इज एन अनपेयर्ड ग्लैंड। बाकी देख लेंगे हम लोग एक बारी। फिर होता है जिसको यहाँ पे कहा है एक्सटर्नल जेनेटिका, जिसको हम लोग मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन कहते हैं। वो पार्ट है मेरा बच्चों पेनिस, जहाँ पर ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मेलाइटिस। यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मेलाइटिस। ये ओपनिंग होती है जहाँ से स्पर्म मेल की बॉडी से बाहर पास आउट होती है। तो ये पूरा एक छोटा सा प्रोसेस है जिस थ्रू से होती है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, सो मैं लेट्स मूव टू अ डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी बच्चों। तो इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया गया स्कॉटम। स्कॉटम वो एरिया है जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होती है। इट इज बिलो एब्डोमेन, तो इसलिए हम टेस्टिस को क्या बुला सकते हैं, बिलो एब्डोमेन टेस्टिस। बिलो एब्डोमेन टेस्टिस हम इसको क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, बुला सकते हैं। फिर आप देखो, ये रहा टेस्टिस होती है वो पेयर में होती है। ये मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, टेस्टिस आर प्रेजेंट ऑलवेज इन दी पेयर। फिर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो मैं जिस पार्ट को मैं ब्लूइश एरिया से बना रही हूँ, देखिए ये वाला, दिस इज दी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। दिस वन इज दी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेरे बच्चों एपिडाइनमिस। एपिडाइनमिस कहलाता है बेटा ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये हाईली कॉइल्ड है, बल्कि लॉन्गेस्ट डक्ट है ये। इट इज दी लॉन्गेस्ट डक्ट, सबसे बड़ी डक्ट है, काफी ज्यादा कॉइल्ड होती है। तो जो स्पर्म बनती है, स्पर्म बनने के बाद कौन से एरिया से जाती है, स्पर्म बनी, स्पर्म जाएगी किसके पास, एपिडाइनमिस के बाद। फिर एपिडाइनमिस के बाद देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा जिसको मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये डक्ट जा रही है, ये ऊपर की ओर डक्ट जा रही है। यही एक ऐसी डक्ट है जो स्कॉटम से होती हुई एब्डोमेन के अंदर जाती है। जो स्कॉटम से होती हुई कहाँ जाती है मेरे बच्चों, एब्डोमेन के अंदर जाती है। देखिए ये यहां तक का एरिया मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, दिस वन वे पार्ट, ये रहा, जो कहां तक जा रही है मेरे बच्चों, स्कॉटम से होती हुई जा रही है आपकी एब्डोमेन के अंदर। एंड दिस पार्ट इज नोन एज द वेस्ट डिफेंस। इस वाली लेयर को, इस डक्ट को हम वेस्ट डिफेंस भी कहते हैं, और कॉमनली नोन एज स्पर्म डक्ट। इसी को हम लोग स्पर्म डक्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। फिर देखो, अगर आप जिस स्पर्म डक्ट से अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको देखो एक ग्लैंड दिख रहा होगा। आई हैव टू ड्रॉ विद द ग्रीन कलर। देखो ये वाला, दिस इज द ग्लैंड। ये पेयर में होते हैं बेटा, दो ग्लैंड, एक इस तरफ दूसरी की तरफ होता है। ये वेस्ट डिफेंस भी पेयर में होता है। दिस ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेसिकल, इट इज पेयर्ड। ओके, सो सेमिनल वेसिकल ये कैसा है बेटा, ये भी क्या होता है, यहाँ पे पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है। अब देखो, सेमिनल वेसिकल से अगर हम आगे जाएंगे, मैं फिर दोबारा रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी वेस्ट डिफेंस से जब आगे जाते हैं तो ये सेमिनल वेसिकल से देखो जुड़ी हुई है। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, दैट पार्ट जो सेमिनल वेसिकल से भी जुड़ गई है। सब सेमिनल वेसिकल क्या करता है, तो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड रिलीज करता है यहाँ से। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ CVF, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। ये रिलीज हुआ, ये फ्लूइड रिलीज हो रहा है, प्लस यहाँ पे स्पर्म जा रही है। इस वाली डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या पाया जा रहा है, तो मेरे बच्चों इस डक्ट में पाया जा रही है स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या सिक्रीशन प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। ये प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन दी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में प्रेजेंट है। फिर अगर आप इस इजैकुलेटरी डक्ट को देखेंगे आगे, अगर आप थोड़ा सा आगे अगर यहाँ पे आते हैं, मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा अगर आप आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ये ग्लैंड दिख रहा है, ये रहा, ये आपका दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या करता है, जो स्टोर करता है आपके यूरिन को। ये आपने पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, यूरिन को स्टोर करता है। ये यूरेटर वो ट्यूब है जैसे किडनी से आता है, द किडनी से जो सिक्रीशन यूरिन का आता है वो इसी ट्यूब यूरेटर से आता है। तो आप देख रहे हो आप, ये यहाँ से यूरिनरी ब्लड, यहाँ से देखो इतनी डक्ट मैं अलग कलर से बना के दिखा रही हूँ, पिंक कलर से। ये जो डक्ट है इतनी सी पिंक कलर वाली जो है, ये है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये आई हैव टू ड्रॉ विद दी पिंक कलर। फिर इसके आगे देखो दोबारा मैंने रेड कलर से बनाई है। फिर देखो ये दिख रहा है, ये होते हैं हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड,
ये क्या करेगा, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड रिलीज करेगा बच्चों, जो कि इस डक्ट में जाएगा। फिर आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अगेन इन पेयर, देखो एक इस तरफ प्रेजेंट है, एक इस तरफ प्रेजेंट है, ये रहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और फिर देखो इस ओपनिंग की आगे जाती है ट्यूब है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनिटिकल डक्ट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम इसको, यूरिनोजेनिटिकल डक्ट, यूरिनोजेनिटिकल डक्ट कहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म एंड फॉर द पैसेज ऑफ द यूरिन, क्योंकि इसी जगह से यूरिन भी पास होता है, इसी जगह से सीमन भी पास होता है। अब आप कहोगे मैम आपने सीमन वर्ड यूज क्यों किया, तो बेटा देखो सीमन होता क्या है, सीमन होगा क्या है, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सीमन की बात कर रहे हैं हम। तो बेटा सीमन होता है, उसको कहा जाता है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट हो, प्लस सेमिनल वेसिकल फ्लूइड हो, प्लस आपके प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड हो, और बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड हो, BUF। जब ये चारों चीजें प्रेजेंट होती है, स्पर्म भी हो, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड हो, उसमें सेमिनल वेसिकल का भी हो, और बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड भी हो, ये सारे फ्लूइड का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है यहाँ पे सीमेन। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ इसका था, आगे गया यहाँ पे तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का आ गया, बल्बो यूरेथ्रल से आगे गया तो सारा मिल गया, सारा कंबाइन हो गया, इसलिए अब हम इसे स्पर्म नहीं कहेंगे, हम इसे क्या बुलाएंगे, सीमेन बुलाएंगे। तो ये यूरेथर वो कॉमन ओपनिंग है जहां से पैसेज ऑफ यूरिन भी होता है और पैसेज ऑफ सीमेन भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या है ये, इट इज दी कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। ठीक है बेटा, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है ये। फिर इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये जो कवरिंग है, दैट एरिया, ये जिसको हम दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट, दैट पार्ट जो कि यहाँ पे फैटेड पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे पेनिस बुलाते हैं। फिर देखो यहाँ पर अगर ध्यान से आगे देखोगे तो यहाँ पे पेनिस का और बहुत ज़्यादा, ये देखो ये एडवांस एरिया जो कि यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, इसको हम ग्लैंस पेनिस बुलाते हैं। प्रेजेंट होता है किसके अंदर, फॉर स्किन के अंदर, और यहीं पर इस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मेलाइटिस, जहाँ से स्पर्म जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो सिंपली ओवरव्यू हम अगर हम बनाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस से इजैकुलेटरी डक्ट के पास गई, एपिडाइनमिस के पास गई, इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया मैंने, एपिडाइनमिस के पास गई, एपिडाइनमिस से यहाँ से ये गई वेसा डिफरेंस के अंदर, वेसा डिफरेंस के बाद किसके पास गई भाई, ये गई इजैकुलेटरी डक्ट के पास, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये गई यूरेथ्रा के पास, फिर यूरेथ्रा में पेनिस ओपनिंग होती है जिसको हम यूरेथ्रल मेलाइटिस कहते हैं मेरे बच्चों, वहां से ये बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है, यूरेथ्रल मेलाइटिस, जहां से क्या होती है, ये बॉडी से बाहर पास आउट हो जाती है। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन का फॉर्मेट में आपको आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर देखो टेस्टिस के बारे में दिखाएगा, अब हम टेस्टिस को ओवरव्यू करके देख रहे हैं। सो देखो ये आपको एक छोटी सी टेस्टिस दिखाई है। अब बेटे टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो आपको दिख रहा है, ये आपका टेस्टिस वाले एरिया है। टेस्टिस के अंदर सबसे पहले जो ये कवरिंग है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, देखो गिवन है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इसके अंदर ना बहुत सारे ग्यूब्यूल्स होते हैं, देखो ये बहुत सारे ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, ये गोले होते हैं, बहुत सारे गोले होते हैं। इनके अंदर होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, कितने, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और एक कंपार्टमेंट के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, और एक कंपार्टमेंट के अंदर एक लोब्यूल है, मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट लोब्यूल, एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। देखो इसमें देखो दिखाई गई ये रही, तो ये क्या है, ये एक लोब बनाया मैंने, एक लोब्यूल बनाया है, ये मैंने एक लोब्यूल बनाया है। इस एक लोब्यूल के अंदर जो ये 2-3 दिखाई हैं, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये सब हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो याद रखना है कि एक इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और एक कंपार्टमेंट कैरी करती है 2 to 3 सेमिनल ट्यूब्यूल।
ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैरी करती है और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास सारी की सारी आपस में जुड़ी रहती हैं एक ट्यूब से, क्योंकि जो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यही साइट है, यही है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, यही है वो जो क्या करेगी, जो करेगी स्पर्म का प्रोडक्शन। बिल्कुल बच्चों, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। अब कोई ना कोई कलेक्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। तो मान लीजिए दिस इज योर किडनी एंड दीज आर द लोब्यूल्स, और ये रहा आपका सेमिनल वेसिकल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपका एक दिखा दिया मैंने। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बहुत सारी ट्यूब्स वेसल्स ऐसे कनेक्टेड होती हैं, इनको कहते हैं हम रेटेटेस्टिस। और फिर ये आगे जाकर ऐसे बहुत सारे सब में से निकली रहती है, एक में से बहुत सारी, फिर सारी बहुत सारी यहाँ से बाहर निकलती हैं। इनको कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया, इनको कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया। सेमिनिफेरस से जो जुड़ी हुई हैं वो रेटेटेस्टिस, और फिर आगे जाकर ये जब सारी की सारी कंबाइन हो जाती हैं तो वैसा एफ्रेंशिया, और ये वैसा एफ्रेंशिया आगे जाके खुलती हैं इस कॉइल्ड डक्ट में, एंड दैट कॉइल्ड डक्ट इज नोन एज एपिडायनेमिस। इसे क्या कहलाएगा, ये एपिडायनेमिस, एपिडायनेमिस। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो अगर हम इसमें फ्लो चार्ट में ऐड करें तो टेस्टिस एपिडायनेमिस जाने से पहले रेटेटेस्टे में जाती है, पहले रेटेटेस्टे में जाती है, फिर जाती है वैसा एफ्रेंशिया में, और वैसा एफ्रेंशिया से जाती है किसके पास, एपिडायनेमिस के पास। ठीक है बेटा, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो ये दिखा गया, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्क्वाटम में, दैट इज कीप आउटसाइड द बॉडी, सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सेसिव हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, एंड मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर। टोटल 250 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, 250 कंपार्टमेंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देयर ईच ट्यूब्यूल कंटेन 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिखाया कि एक में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहां पर स्पर्म्स क्या होती है, क्रिएट होती है, स्पर्म प्रोडक्शन। तो ये स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट, 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हमने क्या करा भाई, उसको काटा और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर टेस्टिस। देखो ये दिखाया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर टेस्टिस, ये लोब दिखाया है, एक लोब के अंदर देखो ये 3 प्रेजेंट है, ऐसे सब में प्रेजेंट होते हैं लोब्यूल। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि दिस इज योर टेस्टिस, और यहाँ की टेस्टिस, इसके अंदर ऐसे 3 गोले प्रेजेंट हैं, ये रहे 3 गोले प्रेजेंट हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी का माउथ बना दिया मैम ने, पर माउथ नहीं बनाया मैम ने। और इनके अंदर ये 3 सेमिनिफेरस है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पर जैसे कि दिखाया हुआ है सर्टोली सेल। सबसे पहली बात, इनके बीच में जो यहाँ पे गैप है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं इन गैप्स में, इन के गैप में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इनको, इंटरस्टिशियल सेल। और ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं एंड्रोजन का, ये फॉर्मेशन करते हैं मेरे बच्चों किसका, एंड्रोजन का। और वो एंड्रोजन और कुछ नहीं, वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। हम बोलते हैं ना कि टेस्टिस 2 काम करती है, तो टेस्टोस्टेरॉन कौन फॉर्मेशन कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन करना, जिसका और कुछ नहीं है, वो मेल हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। फिर अगर आप इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से सेल्स, ये रहे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स पाते हैं, जिनको आप सर्टोली सेल या स्पर्मेटोजोनस कह सकते हो आप इनको, जिनको आप क्या बुलाते हो, सर्टोली सेल्स बुलाते हो। और इन सर्टोली सेल्स के अंदर जो आखिरी में जाकर बिल्कुल फॉर्मेशन करता है, तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो बिल्कुल आखिरी में जाकर ऐसा फॉर्मेशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआस। ये रहे सर्टोली सेल्स कुछ इस तरीके से ये रहा, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्मेटोजोआ है।
इस तरीके से बेटा ये सारा फॉर्मेशन होता है। तो दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है इंटरनल लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एक है स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल जो कि मेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन और फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म। तो जो सर्टोलिस सेल्स हैं क्या करते हैं, ये मियोसिस करते हैं, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, इन्हीं को ही स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये रहे, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे मियोसिस करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे होते हैं सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल मतलब मेल गैमेट को। ठीक है, ये रहा स्पर्मेटोजोआ, ये रहा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है बेटा, फिर लेडिंग सेल जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, जगह में, आफ्टर वे, जो कि सिक्रेट करते हैं एक एंड्रोजन जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। आपने सुना होगा बचपन में कि जो गांवों के अंदर ना लोग क्या करते हैं, ऑक्स को पालते हैं और उस ऑक्स का ना, उस ऑक्स में के अंदर बॉडी में से ना टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को रिमूव करवा देते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स को टेस्टोस्टेरॉन को रिमूव करवा देते हैं, फिर उसको एज अ बुल काम में लेते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन से जो यहाँ पर स्टिफनेस एरोगेंस नेचर होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है बेटा, एरोगेंस। फिर देखो एक्सेसरी डक्ट की बात हम लोगों ने कर ली, वासा एफ्रेंशिया, रेटेटेस्टिस, एपिडाइनमिस, वेस डिफेंस, ये 4 एक्सेसरी डक्ट हैं जो कि मेल गैमेट में प्रेजेंट होती है। इनकी जॉब है स्टोर करना, यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये समझते हैं कि सिर्फ ये स्पर्म को पास करते हैं, नहीं बेटा ये स्पर्म को स्टोर भी करते हैं। आपका वैसा डिफरेंस है जो कि 2 to 3 मंथ्स आपकी स्पर्म को स्टोर कर सकता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा जो कि कॉमन पैसेज होता है। वेस एफेंस इज द डक्ट फ्रॉम वेयर सेमिनल वेसिकल फंक्शन एज एन एजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल के आगे वाली जो डक्ट है उसको एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं और आगे जाकर कहाँ पर खुलती है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग में खुलती है। फिर ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो और पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से 3 ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मल फ्लूइड दैट इज रिच इन द एंजाइम, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ये फ्लूइड क्या करता है, ये इजी पैसेज ऑफ स्पर्म करवाता है, ये इजी पैसेज ऑफ स्पर्म करवाता है और दूसरा काम होता है इसका नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये कुछ मिनरल्स को भी रिलीज करता है जैसे लाइक कैल्शियम, योर फ्रक्टोज ऑल्सो प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन टू दी पेनिस ताकि इजी ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो ये सब चीजें यहाँ पर बेटा प्रेजेंट होती हैं। देन स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो क्या दिखाया गया, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ सेमिनल प्लाज्मल फ्लूइड एंड स्पर्म एट अ टाइम, एक समय पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर एजैकुलेट एट द वंस, एक समय पे इतनी सारी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। द हेड कंटेन एक्रोसोम एपिकली, मतलब कि देखो ऐसा होता है, ये हेड होता है, फिर ये ऐसे कुछ ये टेल जाती है, कुछ इसी तरह का बेटा स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस तरीके का, ये रहा यहाँ पर ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है जो कि इसे फूला बना रहा है, ये एक्रोसोम होता है, ठीक है, विच कंटेन एंजाइम, जिसके अंदर एंजाइम होती है और ये एंट्री यही है जो फैसिलेट करवाता है, यही बताता है एक्रोसोम वाला पार्ट ही कि कब आपके स्पर्म को ओवरी के अंदर एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, यही बताता है। फिर इट इज फॉलोड बाय द इलोंगेटेड न्यूक्लियस, फिर लंबा सा देखो दिख रहा है ना, ये स्पाइरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये स्पाइरली न्यूक्लियस होता है इसके अंदर और ये इसकी टेल होती है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हेड होता है। देखो मैं आगे इसका डायग्राम दिखाती हूँ, देखो ये रहा डायग्राम प्रेजेंट यहाँ पे, ये रहा हेड है ये वाला पार्ट, दिस इज दी हेड, इसमें ऊपर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर बाउंड्री, इस वाले पार्ट को हमने कहा है एक्रोसोम, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस मटेरियल प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, एक चीज़ गलत बता दी गई है कि ये वाला पार्ट स्पाइरली न्यूक्लियस है, तो स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूक्लियर या क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि अगेन फॉर्मेशन करवाता है
दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सारे मिडल पीस, तो मिडल पीस के अंदर दो पार्ट है, सेंट्रियोल एंड दी माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट। जैसे नेक वाले में आप गिन सकते हो सेंट्रियोल, और फिर एक टेल होती है जो कि लंबी होती है, जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। यही है जो कि इसको मोटाइल नेचर प्रोवाइड करती है, ये इसकी मोटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ स्पर्म का स्ट्रक्चर, द मिडल पीस हैज अ मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल दैट डिलीवर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, फॉर द स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी जो है वो यही प्रोवाइड करते हैं। द टेल इज द फ्लैजिलम, मतलब कि टेल जो है वो एक फ्लैजिला की तरह प्रेजेंट है, दैट प्रोड्यूस आउट ऑफ द सेल बॉडी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विगरस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की जो इतनी तेज मोटिलिटी होती है, भागने की जो शक्ति होती है, वो इसी की वजह से होती है। द टेल हेल्प स्पर्म इन स्विमिंग टू रीच द ओवम। स्विमिंग किसमें करते हैं? स्विमिंग इन सीमन, सीमन के अंदर स्विमिंग करने में हेल्प करती है और आसानी से पहुंचाती है किसके पास? ओवरी के पास, फॉर दी फर्टिलाइजेशन इवेंट बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने अभी तक मेल पार्ट के पढ़े हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब जैसे कि मेल के पास प्रेजेंट थी पेयर ऑफ टेस्टिस, सिमिलरली फीमेल के पास प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों पेयर्स ऑफ ओवरी, दो ओवरी प्रेजेंट होती हैं। इनको हम फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों मेरे बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं? क्योंकि इसका भी दो काम होता है, एक फीमेल हार्मोन फॉर्मेशन करना, दूसरा फीमेल गैमेट बनाना, जिसको आप ओवम या एग कह सकते हो, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और फीमेल गैमेट रिलीज करती है एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन वगैरह। ठीक है बेटा, फिर इसके अंदर डक्ट सिस्टम, अच्छा ये जो हार्मोन्स हैं ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। these are responsible for सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं फीमेल के अंदर बेटा? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के अंदर होते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। फिर आप लिख सकते हो हेयर ग्रो अंदर आर्मपिट, तो कॉमन रीजन है हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड, साउंड का हाई पिच हो जाना। फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगिनिंग होना, स्टार्टिंग या फिर अकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। डार्कनिंग स्किन एट द पॉइंट ऑफ द निपल्स, ये सब इसके पॉइंट होते हैं बेटा। फिर डक्ट सिस्टम होता है। डक्ट सिस्टम जैसे कि मेल के अंदर था, तो यहाँ पर भी 4 डक्ट हैं। एक होती है फेलोपियन ट्यूब, जिसके आगे जाकर 4 पार्ट होते हैं। यही वो साइट है जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे ना 10th में कि यही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। बट फेलोपियन ट्यूब में किस जगह होता है? तो बेटा फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होता है। तो यहाँ पे होते हैं फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, इसमें होता है। फिर अगर हम डक्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट पे आए तो यहाँ पर फिर आता है आगे बैग लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता है। इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बल्कि हम इसे कहेंगे, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी 3 पार्ट, 3 लेयर्स होती है इसमें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। फिर सर्विस द ओपनिंग ऑफ द यूरेटस एंड द वजाइना इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ से पेनिस से स्पर्म एंट्री होती है। फिर एक्सटर्नल जेनेटिकला मेल फीमेल का, मॉन्स प्यूबिस हम इसे कह सकते हैं, लेविना मिनोरा, हाइमेन, लेबिस मेजोरम, क्लैटोरिस, इसको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे ये होते हैं। फिर मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर जब ओवरी का डेवलपमेंट होता है उसी समय, उसी से ही सपोर्ट करके फीमेल की बॉडी के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का भी डेवलपमेंट मेरे बच्चों होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमें पढ़ना है। अच्छा बेटा, कुछ ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं, मैं वो बताना भूल गई थी, मैं यहाँ बता देती हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेरे बच्चों कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट होंगे भाई, तभी यहाँ पे सारा का सारा काम होता है। तो पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट शायद मैंने आपको बताया था, इसमें बता रही हूँ यहाँ पर। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स का बनना,
मेल गैमेट फीमेल गैमेट का बनना, मेल गैमेट इज द स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज द ओवम, इनका फॉर्मेशन होना, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नथिंग, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट मेरे बच्चों, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द ज़ाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज योर फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा। तो उसमें आता है, पहली चीज आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें होता है इम्प्लांटेशन। जिसमें क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है, जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, ब्लास्टोसाइट बनाता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, और उस एम्ब्रियो का यूट्रस में आके अटैच हो जाना, एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर आके, यूट्रस की लाइनिंग पे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, देखो यूट्रस पे 3 लाइनिंग दिखाई है, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे आकर अटैचमेंट हो जाना किसका, एम्ब्रियो का, कहलाता है बेटा इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन इज व्हाट, इट इज द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंडोमेट्रियम, ठीक है, इन यूट्रस, सॉरी, ठीक है, यूट्रस के अंदर अटैचमेंट हो जाना। फिर इम्प्लांटेशन वाले, फिर इस पूरे इवेंट को हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड इज द पीरियड ऑफ द 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड जिसको हम कहते हैं, इस पीरियड को पूरे को गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इट इज द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का जो ये पीरियड है बेटा, इसे कहा जाता है गैस्टेशन पीरियड। फिर गैस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है, इस पीरियड के बाद होता है पार्सुरेशन। इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, पार्सुरेशन। पार्सुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द एम्ब्रियो, डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस, डिलीवरी ऑफ फीटस, इसको हम कहते हैं पार्सुरेशन। फिर लैक्टेशन पीरियड होता है जो कि मैमरी ग्लैंड के थ्रू होता है, जिसमें फीडिंग ऑफ फीटस हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपके होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है बेटा, ये मैं बताना भूल गई जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास दिख रहा है हमें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सबको। इस फीमेल सिस्टम के अंदर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ये रही ओवरी, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यही मेंशन करते हैं, इट इज़ दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर इसका भी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनलार्जमेंट करके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने लोग क्या समझते हैं कि जो ओवरी है और जो फेलोपियन ट्यूब है आपस में अटैच नहीं। बच्चों इट इज नॉट अटैच्ड, इट इज नॉट अटैच्ड। आपको दिख रहा है यहाँ पर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर देखो कुछ इस तरीके से कुछ ये फिंगर लाइक सिलियाज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मेरे बच्चों फिम्ब्रे। क्या होते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे क्या करता है, ये एक तरीके से यहां से ओवा को रिसीव करता है, इट रिसीव ओवा फ्रॉम दी ओवरी, इट रिसीव ओवा फ्रॉम ओवरी, ये ओवरी में से ओवा को रिसीव करता है। फिर अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया देगा, यहाँ पर इनफंडिबुलम, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, ये रहा, इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इस इनफंडिबुलम के अंदर बेटा क्यूबॉडिकल सिलिएटेड कॉलमलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये बना हुआ होता है, इसके अंदर लाइनिंग होती है सिलिएटेड कॉलमलर एपिथेलियम की। कॉलमलर क्यों होती है, ताकि इजिली ओवा का मूवमेंट हो सके। ओवा नॉन मोटाइल है, ओवा क्या है बेटा, देखो आपको पता है कि जो ओवा है वो नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, तो उसको मूवमेंट देने के लिए किसी ना किसी को तो प्रेशराइज देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा ना। तो धक्का कौन देते हैं, इसी कॉलमलर एपिथेलियम पे पाए जाने वाले सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमलर एपिथेलियम इनफंडिबुलम में होते हैं। फिर इनफंडिबुलम से अगर आप आगे जाओगे तो देखो दिख रहा है ये रहा। अच्छा, इनफंडिबुलम इज दी
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट भी है। फिर इसके आगे आप जाओगे तो ये एम्पुला है, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बच्चों, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। फिर अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये पार्ट, इस इज द नैरो पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज द इस्थमस, इस्थमस सबसे पतला पार्ट है, इट इज द नैरो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फिर अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर फिर ये इस्थमस आगे जाकर ओपन होता है, बैग लाइक दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, यूट्रस बोला है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ रह गया, अच्छा ये तो यूट्राइन कैविटी है, इसमें कुछ नहीं रहा, यूट्राइन फंडस। अच्छा फिर देखो अगर आपको दिख रहा है ये यूट्रस, तो इस यूट्रस के अंदर भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट थे, 3 लेयर प्रेजेंट है। देखो उनकी बात करते, सबसे पहली बात सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, देखो ये वाली बाहर वाली लेयर जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द पेरीमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम है बेटा। इसके अंदर वाली जो लेयर है, आई हैव टू ड्रॉ विद दिस पार्ट, ये भी this layer, this part is बच्चों मायोमेट्रियम, ये रही मायोमेट्रियम है। और मायोमेट्रियम के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये सर्कुलर पार्ट, दैट सर्कुलर लेयर, दैट लेयर, दिस लेयर, ये लेयर दिख रही है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली इस तरीके की जो ये लेयर प्रेजेंट है पूरी, ये वाली, ये रही, दैट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम, एंडो मतलब अंदर वाली, पेरी मतलब बाहर वाली, और दोनों के बीच वाली मायो, मायो मतलब मिडिल, एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है बेटा जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्रेक डाउन होके पास आती है एज अ ब्लड एंड म्यूकस बच्चों। तो ये एंडोमेट्रियम 3 लेयर प्रेजेंट है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अच्छा फिर ये दिखा दिया ये ऊपर वाली जो कैविटी है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन फंडस, और इसके अंदर की जो ये अंदर वाला जो ये सारा पार्ट है, ये सारे तो लेयर प्रेजेंट है, ये रही, और ये जो सारा अंदर वाला पार्ट है विच हैव टू ड्रॉ विद द वाइट कलर, ये पूरा अंदर वाला जो पार्ट है बच्चों ये वाला, दिस इज नोन एज यूट्राइन कैविटी, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, इसको कहते हैं यूट्राइन कैविटी। ठीक है, फिर यूट्राइन कैविटी से आप एंड में आओगे तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस विच इज नोन एज द सर्विक्स। फिर इसके नीचे होता है सर्विकल कैनाल, ये जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। ड्यूरिंग पार्सुरेशन पीरियड बेबी यहीं से पास आउट होता है। एंड दिस इज द वजाइना जो मेल का रिसीव करता है, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द पेनिस, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम पेनिस, ये पेनिस से क्या करता है मेरे बच्चों, स्पर्म को रिसीव करता है। ओके तो ये सारे के सारे पार्ट हैं जो कि आपके फीमेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको ह्यूमन फीमेल पेल्विस पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया है। अच्छा ये जो ये बाहर की एक्स्ट्रा ओपनिंग्स हैं इनको मैं बता देती हूँ, बाकी सारा तो हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने अच्छा फेलोपियन ट्यूब, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बता दिया है शायद इसमें, ये रही पूरी की पूरी ये वाला जो पार्ट है जो ये रहा, इस पूरे पार्ट को ही हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। इसी पार्ट को मेरे बच्चों कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने भी हैव टू डन दी ओवरी पार्ट, फेलोपियन ट्यूब कर लिया, यूट्रस कर लिया, सर्विक्स कर लिया, वजाइना कर लिया। फिर देखो ये रहा फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर, आई हैव टू ड्रॉ विद द ब्लैक कलर, ये रहा दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो ओपनिंग है दिस इज द ओपनिंग नोन एज यूरेथ्रा। फिर देखो यूरेथ्रा के अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, देखो ये रहा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज बच्चों सिल्टोरिस। फिर इस सिल्टोरिस के नीचे जो फीमेल का एक्सट्रेटरी पार्ट है बाहर का, देखो ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं लिग्निया माइनरा, छोटा पार्ट है। फिर ये बड़ा वाला जो बन रहा है ये, इसे हम कहते हैं लिब्रिया मेजरा। और सबसे एंड वाला जो पार्ट है, और इसको देखो ये रहा, ये आपकी वजाइनल ओफ्रिंग्स है, ये दिस इज दी वजाइनल ओफ्रिंग्स, वजाइनल पार्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों फीमेल के जेनेटिकल एक्सटर्नल जेनेटिकल है, ये एक्सटर्नल
जेनेटिकल पार्ट है, ठीक है, तीनों के तीनों, लिबिया माइनरा, लिबिया मेजरा और वेजिनल ऑरिफेरस, ठीक है, ये पार्ट है। फिर ओवरीज के बारे में दिखाएगा कि ओवरीज कैसे, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे मेल में पढ़ा था भाई, मेल के अंदर हमने पहले डायग्राम पढ़ा, सिस्टम को समझा, उसके बाद हम लोगों ने स्पर्म को जाना कि स्पर्म क्या होता है। तो अब हम लोग भाई हमने फीमेल के स्ट्रक्चर को समझा है, फीमेल के डायग्राम को पढ़ा है, तो अब हम फीमेल के पार्ट को, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मेरे बच्चों क्या, ओवरी। ओके, तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। हमें करना है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए भाई, क्लैरिटी आनी चाहिए हर चीज में, बिल्कुल। तो सबसे पहले है बेटा ओवरीज। ओवरीज दो होती है, सबसे पहली बात पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो मेरे बच्चे लिखेंगे कि मैम ये होती हैं पेयर्ड। हम जानते हैं कि ओवरीज आर प्रेजेंट इन दी पेयर्ड होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ ओवम। ओवम के लिए, ओवम का प्रोडक्शन यही करती हैं, जिसको आप एग भी कह सकते हो या ओवा भी कह सकते हो मेरे बच्चों। एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी रिलीज करती है। एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की हमने बात की थी कि वो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, हम जानते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। और मेरे बच्चों को ये भी याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पिट्यूटरी, कुछ हाइपोथैलेमस हार्मोन्स भी होते हैं, हाइपोथैलेमस हार्मोन भी होते हैं जो कि एक मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। GnRH, गोनाडोरोडोप्रीन हार्मोन्स जो दो होते थे बेटा, एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बच्चों एक याद रखो, FSH, छोटी सी बात बता रही हूँ, FHH जो हार्मोन है बेटा, ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, नाम है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स क्या होते हैं बताती हूँ अभी, इनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। LH ये प्रमोट करता है एस्ट्रोजन को, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को प्रमोट करता है, एस्ट्रोजन को, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक देता है प्रोगेस्टेरॉन को और नेगेटिव फीडबैक देता है आपके एस्ट्रोजन को, मतलब प्रोगेस्टेरॉन को तो बनाए रखेगा, एस्ट्रोजन को खत्म करेगा। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है, इसको इधर से हटाओ, ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है बोथ प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये दोनों में से किसी को भी प्रमोट नहीं करवाता, उनको रोकता है, ये याद रखना है आपको। और पेरिफेरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द ओवेरियन, ओवेरियन में कॉर्टेक्स, अच्छा देखो इन्होंने बोला कॉर्टेक्स एंड द मेडुलरी रीजन। हम अगर अपनी ओवरी की बात कर, देखो इफ दिस इज ए ओवरी, मान लीजिए दिस इज दी ओवरी, तो ओवरी में बेटा दो पार्ट में हम लोग ओवरी को डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे, ऐसे आप देखोगे आपको दिखाई देंगे फॉलिकल्स होते हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े बड़े इस तरीके से बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। एक तो ये पार्ट होता है पूरा, इस रीजन को जो कॉर्नर वाला है जिसमें फॉलिकल प्रेजेंट है बच्चों, इसको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स रीजन ऑफ दी ओवरी। और जो बीच वाला, ये बीच वाला जो एक खाली रीजन है, इसको बोलते हैं मेडुला, इसको बोलेंगे मेडुला। तो यही लिखा हुआ है द पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल मतलब साइड में, तो देखो लो साइड में प्रेजेंट है, ये रहा पेरिफेरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द ओवेरियन, पेरिफेरी में होता है। एंड इनर बीच का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुलरी रीजन मेरे बच्चों। फिर होती है फैलोपियन ट्यूब, जिसके 3 पार्ट आपने पढ़े हैं, 4 पार्ट पढ़े हैं, याद है, एम्पुला, इस्थमस, इन्फंडिबुलम और चौथा क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिम्ब्री, बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे बच्चे। तो अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडेट हेल्प अस टू कनेक्ट द ओवरी टू द यूट्रस। भाई ओवरी वाला पार्ट यूट्रस से ज्वाइन करने वाला काम किसका होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब का। द इनफंडिबुलम इज अ फनल शेप पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ये रहा, इस तरीके से था ना, फनल शेप्ड पार्ट था ये स्ट्रक्चर फिम्ब्रे, इस पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम। ट्यूब नियर दी ओवरी एंड द टर्मिनेट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम फिम्ब्रिए बोलते हैं, कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्रिए, विच कलेक्ट दी ओवम, जो कि ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है। कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर, तो याद रखना है कॉलमुलर एपिथेलियल ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट लीड टू द यूट्रस, टू द एम्पुला
विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसको यहीं मेंशन करो, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन की साइट है, ठीक है। एंड इस्थमस, नैरो पार्ट ऑफ द, इट इज द नैरो पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। ये कुछ बेसिक इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव, फिर है यूट्रस या वॉर्म हम जिसे बोलते हैं बेटा। तो यूट्रस क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड रीजन है भाई, उल्टा, तो कैसे रखा हुआ ऐसे, ये रहा ना, ये उल्टा पियर शेप रीजन होता है बेटा, वेयर द एम्ब्रियो डेवलप, इट वॉल आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, बीच वाली मेसोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, तीनों याद रखनी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, तीनों लेयर्स आपको लर्न होनी चाहिए, इन तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, तो अब देखो पेरीमेट्रियम की अगर हम बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स दैट गिव टू द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग द डिलीवरी। डिलीवरी के समय जो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बेटा, वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ये स्मूथ मसल्स करती हैं, जिनका काम होता है इनवॉलेंटरी एक्शन करवाना, और डिलीवरी एक इनवॉलेंटरी एक्शन ही है, ठीक है बेटा। फिर है एंडोमेट्रियम, ग्लैंडुलर लेयर है जहां पे ब्लास्टोसाइट इम्बेडेड होता है, मतलब आके जुड़ता है फॉर द डेवलपमेंट एंड इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही फॉल ऑफ होती है या प्रिपेयर होती है, थिकनिंग होती है, इसी में चेंज आता है। फिर नैरो सर्विस इज कनेक्टेड टू द वेजिनिया, जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज सर्विक्स, जो कि वजाइना को कंटिन्यू करती है, and the uterus together the vagina and the cervical canal are known as the birth canal। तो हम वजाइना को और सर्वाइकल कैनाल को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा, बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो एक्सटर्नल जेनिटिकलिया याद रखने हैं भाई, फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटिकलिया है, मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू से बना हुआ है, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया इनीरिया, ये सब मिलकर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटा बनाते हैं। अच्छा, विद हाइंड मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट दी वजाइनल ओपनिंग, हाइंड मेम्ब्रेन होते हैं जो वजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करती है, ये सिर्फ ओपन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंसेमिनेशन के दौरान। फिर देखो बेटा मैमरी ग्लैंड, अब जब फीमेल की बॉडी के अंदर, जब कभी भी फीमेल की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, उनकी ओवरीज में डेवलपमेंट होता है, तो उसी समय फीमेल के मेमरी ग्लैंड भी बच्चों डेवलप होना शुरू होते हैं। मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी उन्हीं के साथ ही होता है। पेयर्स ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड का मेजर फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इनका मेजर काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग समय, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, फॉर्मेशन या लैक्टेशन में हेल्प करता है। तो पेयर ऑफ ब्रेस्ट दैट कंटेन अ फैट, जिसमें फैट होते हैं, मेमरी ग्लैंड, एल्यूविलर सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं मिल्क। तो को ध्यान से देखिए, डायग्राम दिखाया हुआ है हमें मेमरी का। चलिए इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो बेटा देखो, इस डायग्राम की अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है ये वाला। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनकी वेसल्स से बात शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेरा। देखो आपको दिख रहा है फैट डिपोजिशन, ये फैट डिपोजिशन होता है, और इसी फैट डिपोजिशन से साइज ऑफ द मेमरी ग्लैंड भी डिसाइड होता है। तो साइज ऑफ द मेमरी ग्लैंड डिपेंड होता है फैट एब्जॉर्प्शन से। तो इसका साइज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फैट एब्जॉर्प्शन पर। कितना फैट एब्जॉर्प्शन हुआ है उसी हिसाब से बेटा यहाँ पर साइज होता है आपके मेमरी ग्लैंड्स का। फिर देखो मेमरी ग्लैंड में आगे देखोगे तो मेम्ब्रेन एल्वोलॉइज है, देखो ये दिख रही है, देखो आई हैव टू ड्रॉ विद द येलो कलर हियरी। दीज आर दी मेमरी ओवेरियन, मेमरी एल्वोलॉइज जो कि लैक्टेशन करती हैं, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाती हैं। यही वो जगह है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर देखिए आपको दिख रहा है सेकेंडरी मेमरी ट्यूबुलर ग्लैंड। फिर देखो यहाँ पे देखो कैसे, जैसे कि मान लीजिए दिस इज दी ओवेरियन, इसकी एक ये ट्यूब है। अब ऐसी बहुत सारी ये मेमरी ओवेरियन है, बहुत सारी ट्यूब हैं जो कि आपस में से जुड़ रही हैं। तो आगे जाके सारी के सारी ट्यूब्स क्या होते हैं, इकट्ठा होके एक साथ जुड़ गई। अरे यार
देखो ये रही, आगे जाके देखो ये बहुत सारी ट्यूब्स क्या हो गई, आपस में से कनेक्ट हो गई। तो ये जो है इनको हम कहते हैं प्राइमरी मेमेरियन ट्यूब और इनको कहते हैं सेकेंडरी मेमेरियन ट्यूब्यूल, जो कि आगे जाकर जुड़े हुए, फिर यही आगे जाकर क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट बनाती हैं, जहां से मिल्क इजैकुलेट होता है। फिर दिस इज द रीजन जिसको हम कहते हैं एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट। फिर देखो आगे जाकर मोटी मोटी डक्ट और आगे जाकर मोटी मोटी डक्ट बनते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से लैक्टेशन होता है। फिर निप्पल है, अब देखिए इसका जो ये स्किन होती है, जो स्किन है निप्पल वाली ये जो दिख रही है पूरी, इस स्किन का नाम है एरोलर। एरोलर टिश्यू से बनी हुई है, एरोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है बेटा, ठीक है, मेमोरी लोब्स दिखाए हैं। अच्छा फिर ये ध्यान रखना है कि ये जो सारी की अब आपका जो ये मेमोरी ग्लैंड है ये किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट है, लिगामेंट से जॉइंट है, ये दिख रहे हैं पेक्टोरियल मेजर्स मसल, याद रखना है पेक्टोरेरिस मेजर मसल्स क्या करती हैं आपके, ज्वाइन करती हैं मेमोरी ग्लैंड को, या सपोर्ट करती हैं आप कह सकते हो, दिस सपोर्ट मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किस चीज को, मेमोरी ग्लैंड, ओके। सो ये आपको याद रखना है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। फिर अच्छा अब आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहली बात बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी आप इसे कह सकते हो। अब देखो इसमें होता क्या है, जब कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो भाई स्पर्म बनने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें ध्यान से तो कहाँ गया डायग्राम, अच्छा यहाँ पर है, चलिए अभी पहले इसी को स्टडी करते हैं फिर देखो ये रहा। तो जब अब सबसे पहली बात जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, तो इट इज स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय शुरू होती है। वहीं फीमेल्स में जो oogenesis होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वो बर्थ से शुरू हो जाता है। चलिए सबसे पहले बेसिक डिफरेंस यही है कि मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, जो कि होती है 13 to 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये रहा, सबसे पहले क्या है, ये रहा, ये एक सेल है जिसको हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया, यू हैव टू फैमिलियर विद द वर्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन के दो तरह के डिवीजन होते हैं, अगर सेल नंबर बढ़ाना है तो माइटोसिस करो, रिडक्शन करना है क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है तो मियोसिस करो। मियोसिस में दो तरह का डिवीजन होता है, मियोसिस 1 जिसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और मियोसिस 2 जिसको आप लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो ये होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया है, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस मतलब डिवीजन किया एंड डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन क्यों किया, ताकि आगे ग्रोथ हो सके। तो माइटोसिस किया तो यहाँ पर ये आपके ऑर्गन्स बन गए, इनके आपके फॉर्मेशन हो गई। ये यहाँ से दिखाते चलो, ये रहा एक आपका स्पर्मेटोगोनिया, इसने क्या किया, यहाँ पर माइटोसिस किया, पहला माइटोसिस करके 2 सेल्स बने, और इन दोनों सेल्स का अगर मान लीजिए इसके अंदर 2n क्रोमोसोम, तो बेटा मेरे बच्चों इसके अंदर भी कितने हैं, 2n क्रोमोसोम है, और ये जो बनता है इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करता है तो बेटा फॉर्म करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो अब जो एक सेल है मैं उसका दिखा रही हूँ, दूसरा भी वही काम करेगा। जो ये एक है वो क्या करेगा, वो करेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन करेगा, और रिडक्शनल डिवीजन से क्या होगा, अगर इसके अंदर 2n क्रोमोसोम है तो बेटा इसके अंदर n क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब कितने, n, मतलब टोटल 46 है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम कर लिया। और इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड डिवीजन होगा जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यू हैव टू स्टडी इन दी सेल चैप्टर। इक्वेशनल डिवीजन करता है ये, और इक्वेशन डिवीजन में 2 सेल 4 सेल बनते हैं, चारों की प्लॉइडी क्या होती है बेटा, n होती है। फिर ये जो बनते हैं इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं इनको हम, स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सर्टोली सेल्स के पास, सर्टोली सेल के हेड पे जाके ज्वाइन होंगे और वहां जाके करेंगे डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन करके क्या बनेंगे, स्पर्म, जिसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
बड़ा अलग है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, पूरा प्रोडक्शन जो है, पूरा फ्लो जो है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। पर स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स बाय यूजिंग सर्टोली सेल्स। तो अब यहाँ पर आपके जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, आपके जो बेटा ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सर्टोली सेल के पास। पढ़ा है हम लोगों ने सर्टोली सेल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है, ये आपका सेल आएगा जिसका नाम क्या है, अभी स्पर्मेटिड्स आएगा, ये इसके पास, दिस इज अ सर्टोली सेल, ये स्पर्मेटिड है, ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद कुछ समय बाद ये डिफ्रेंसिएशन करेगा। क्या करेगा, ये डिफ्रेंसिएशन करेगा। और बेटा जब ये डिफ्रेंसिएशन कर लेगा तो इसके अंदर इसकी जो शेप है, ये सर्टोली सेल है, ये जो स्पर्म है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मोटाइल नेचर ले आएगा, फ्लैजिला आ जाएगा इसके पास, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और ये फिर ये क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, सर्टोली सेल अलग हो जाएगा और ये जो स्पर्म है ये क्या हो जाएगी, स्पर्मेटोजोआ ये जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। जब ये डिटैचमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मी, देखो तीन आपकी टर्म पढ़ी, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पूरा प्रोसेस ये है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म बाय यूजिंग सर्टोली सेल्स। तीसरा स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ द डिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द हेड ऑफ द सर्टोली सेल। तो तीन टर्म्स हैं बच्चों, से याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं आगे हम। देखो मैं आपको डायग्राम भी दिखा दे, देखो ये रहे, जैसे ये बनते हैं स्पर्मेटिड्स, ये आते हैं आके सर्टोली सेल्स पे, ये सर्टोली सेल्स पे आके अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, डिफ्रेंशिएट करके स्पर्म बनाते हैं और फिर देखो ऐसे ऐसे डिटैच, ये देख रहे हैं डिटैच हो जाते हैं, एंड दैट डिटैचमेंट इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और जब ये होते हैं तो किधर की तरफ भागते हैं, ल्यूमेन की तरफ भागते हैं ताकि इजैक्यूलेट हो सके, बाहर निकल सकें। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से देखो स्टडी करते हैं एक बार, स्पर्मियोजेनेसिस। इट स्टार्ट एट द प्यूबर्टी, बात कर ली कि ये कब शुरू होता है, प्यूबर्टी पे। अच्छा, फिर इसमें भी हार्मोनल कंट्रोल है भाई, हमेशा नहीं होगा। दिस इज इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच, जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। तो मेल की बॉडी में क्या रिलीज होते हैं, एफएसएच एंड एलएचएस। ठीक है, तो जीएनएस स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सीक्रेट एलएच एंड एफएसएच। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट द एडवांस ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे ही क्यों, क्योंकि भाई इसी समय ही तो भरमार है हार्मोन्स की। विद इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस दैट हेल्प टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सीक्रेट एलएच एंड एफएसएच। दो ही लाइन को रिपीट कर दिया गया है, कोई बात नहीं। फिर एलएच स्टिमुलेट लीडिंग सेल, एलएच किस पर असर डालेंगे बेटा, लीडिंग सेल, जो कि आपको पता है किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंड्रोजन का, जो कि फॉर्मेशन करते हैं एंड्रोजन का, और वो एंड्रोजन और कुछ नहीं आपका मेल का टेस्टोस्टेरोन ही है। और लीडिंग सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि बीच में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन आर द मेन एंड्रोजन जो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। और एफएसएच क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को और सीक्रेट फैक्टर देता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस आसानी से हो सके। तो सिंपल भाषा में देखो कि एलएच और एफएसएच दोनों रिलीज करता है जीएनआरएच, जीएनआरएच इन दोनों को रिलीज करता है। अब जो एलएच है वो यहाँ पर जाएगा लीडिंग सेल के पास और लीडिंग सेल से बोलेगा कि भाई तुम क्या करो, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर दो। और ये जो एफएसएच है ये जाएगा बेटा आपके सर्टोली सेल के पास और सर्टोली सेल को एक ऐसा फैक्टर प्रोवाइड करेगा, सीक्रेट फैक्टर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो स्पर्मियोजेनेसिस करवाने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करेगी। तो ये आपको याद रखना है, हार्मोनल कंट्रोल है ये। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड होते हैं 2n, डिवाइड होता है माइटोटिक में। जैसे तो मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना हमें। स्पर्मिएशन, अच्छा एक बार हार्मोन्स का भी देखो पूरा फ्लो चार्ट दिखा दिया गया है कि हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास गई इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच और एफएसएच रिलीज किया, इसलिए गया लीडिंग सेल के पास, लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया जिसको जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में होता है। फिर ये जाएगा सर्टोली सेल के पास, फैक्टर रिलीज करेगा जिससे स्पर्मियोजेनेसिस को क्या होगा बेटा, स्टिमुलेट होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगी। तो यही बात हमने की है यहाँ पे, क्लियर।
चलो तो अब बेटा क्वेश्चन आया आपके पास ये कि टेम्परेचर इन स्कॉटम नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी 2 डिग्री अबव द बॉडी टेम्परेचर, 2 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो हमें पता है 2 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर होता है, इसीलिए ही तो स्पर्म प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्कॉटम के अंदर, है ना भाई बच्चों। नेक्स्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, पार्सुरेशन, मेनोपॉज। इसे तो हमने किया नहीं, वैसे बता देते, आपने पढ़ा होगा बेटा, मिनार्च कहते हैं जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और लास्ट टाइम जब होती है उसे कहते हैं मेनोपॉज। पार्सुरेशन आपने पढ़ा, ये डिलीवरी ऑफ फीटस को कहते हैं, और इम्प्लांटेशन जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे अटैच होता है तो उसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। एपिडायनेमिस, एपिडायनेमिस इज व्हाट, इट इज द नेटवर्क ऑफ सिंक्वेंस बिटवीन द सेपरेट, नहीं, एपिडायनेमिस याद है ना, वेसल्स थी जैसे कि आपकी टेस्टिस थी, टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे एक ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते थे, याद है, ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, एंड दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडायनेमिस। ये आपकी वेस डिफेंस हुआ करती थी, तो ये रहा अलोंग कॉइल ट्यूब बिटवीन अ वेस एफरेंशिया एंड द वेस डिफेंस। इससे पहले दो होते थे ना, रेटेटेस्टिस एंड वेस एफरेंशिया, और फिर एपिडायमिस, फिर वेस डिफेंस, पूरा फ्लो चार्ट लिखा था, तो इसका मतलब ये है इसका आंसर। ओके, सो नाउ बारी आ गई oogenesis की। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट विच इज एन ओवम। मेरे बच्चों दिख रही है भाई आपको, ये बड़ी सी ओवरी दिखाई गई है यहाँ पर, यू हैव टू सी दिस डायग्राम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरी दिखाया गया है ये आपको। इस ओवरी में देखो भाई, सबसे पहली बात तो ओवरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट साइड वाला पार्ट जिसको जो पेरिफेरल पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और जो ये बीच वाला पार्ट है दैट इज योर मेडुला। तो इसको तो हमने लिख दिया। अब इसमें देखो क्या दिखाया गया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, oocyte, ग्राफियन, सेकेंडरी रेप्चर्ड ओवम, कॉर्पस लूटियम, ये सब हमें समझना। अच्छा, कॉर्पस लूटियम जो बना हुआ बेटा, मैं इसको येलो कलर से कर रही हूँ कि येलो कलर का ही होता है। दिस इज द कॉर्पस लूटियम विच आई हैव टू ड्रॉ विद द येलो कलर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम ये बात करते हैं कि होता क्या है फॉलिकल। सबसे पहली बात तो बेटा देखो, आपको पता है कि आपकी जो ओवरी है, सबसे पहले यहाँ से रीड कर लेते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं। इट इज डिफर फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये शुरू होता है एम्ब्रियोनिक, मतलब कि जब एक बच्ची, जब एक गर्ल अपनी मदर के वॉर्म में है बेटा, तभी उसकी बॉडी में oogenesis शुरू हो गया। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, पर ये प्रोसेस होल्ड ऑन हो जाता है। इसका फ्लो चार्ट है मेरे पास, आगे है, चलो टेबल दिखाऊंगी। ये ना होल्ड ऑन पे हो जाता है बेटा, प्रोसेस रुक जाता है कुछ समय के लिए, पर ये शुरुआत कहाँ होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, और मेल्स में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय, ये बात ध्यान रखना है। इट बिगिंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज स्टार्ट एट द प्यूबर्टी। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल की बात करते हैं, है क्या। तो बेटा देखो, प्राइमरी oocyte है, सबसे पहले oogenesis में यहाँ पे oocytes होंगे, और वही oocyte है बेटा। पहले क्या होते हैं, ये oocytes होते हैं, ये समझो, पहले क्या होते हैं, oocyte होते हैं। यही oocyte आगे फर्दर डेवलप होके मेरे बच्चों ओवम बनाते हैं। ओवम तब बनता है जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आती है, तब तक ये oocyte ही कहलाता है। स्पर्म कांटेक्ट में आती है तभी ये ओवम बनता है और फर्टिलाइजेशन करता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, जब तक स्पर्म नहीं आएगी इसे हम oocyte बोलेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी oocyte ही बोला जाता है। जब स्पर्म कांटेक्ट में आती है तो ये ओवम बनता है और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। अब देखो होता क्या है, प्रोसेस को समझते हैं। तो बेटा मान लीजिए प्राइमरी oocyte जिसकी आगे जाकर भाई फीमेल गैमेट बनाने वाली है, मतलब मेन है, ये मेन हीरोइन है। अब भाई जो मेन हीरोइन है उसके आसपास कुछ लोगों को तो होना पड़ेगा ना, उसको कैरी करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। तो हमारा जो मेन है वो ये है प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte है, ये वो oocyte है जो कि गर्ल पैदा हुई तब उसकी बॉडी में प्रेजेंट था। दिस इज द प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जनता लगा दो, चारों तरफ देखो दिख रही है, ये रही इस तरीके की जनता दिख रही है, ये सारी जनता दिख रही है यहाँ पे, ये रही यहाँ पे इस तरीके से इसके चारों तरफ ये जनता प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉलिकल।
ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये फॉलिकुलर सेल्स है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल छोटा सा जिसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। फिर यही प्रेजेंट रहता है, पर जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के समय जीएनआरएच होता है ना भाई, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हिपोथैलेमस, जो जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, कहेगा बेटा रिलीज कर दे एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे ही इसके पास एफएसएच आया मेरे बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगी। अभी आपका प्राइमरी oocyte ऐसा ही है, ये रहा प्राइमरी oocyte बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट है, पर फॉलिकल्स की ग्रोथ शुरू हो गई और उसी फॉलिकल की ग्रोथ की वजह से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखो ये अभी सिर्फ एक ही लेयर थी, एक और फॉर्म हो जाएगी और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है, चारों तरफ एक बाउंड्री का फॉर्मेशन हो जाता है मेरे बच्चों, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा कि भाई जब इसके अंदर एफएसएच रिलीज हुआ तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये ग्रो करने लगा, ये बड़ा हो गया, इसको हम कहते हैं बेटा यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल। पर इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है और जो चारों तरफ लेयर बने इसको बेटा कहते हैं थीका लेयर, बन गई थीका लेयर। अब इस लेयर में दोबारा से जब इसके पास एफएसएच आएगा, दोबारा और एफएसएच रिलीज हुआ, तो अब आपका जो ये फॉलिकल है बेटा, जो अभी प्राइमरी oocyte था, ये चेंज हो जाएगा, ये भी ग्रो करेगा और बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। और इस सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो बेटा आपके जो फॉलिकल्स है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, देखो प्राइमरी में भी ऐसी है, सेकेंडरी में एक लेयर बन गई थीका लेयर, पर जब आपका ये रहा, इसको हम यहाँ पे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte का केस है। तो जब सेकेंडरी oocyte जब कभी बनता है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ये लेयर, एक ये दिख रहा है, ये बड़ा सा सेल टाइप स्ट्रक्चर बन गया है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एंट्रम। इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ये रहा आपका सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो है वो किसकी लेयर आ जाएगी, वो आ जाएंगी फॉलिकुलर सेल की, पर यहाँ से जो एक फॉलिकुलर सेल है वो थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे एंट्रम बुलाएंगे। ये रहा, इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकुलर। और चारों तरफ की जो लेयर है उसको नाम क्या है भाई, थीका लेयर। दिस इज दी थी, बल्कि थीका लेयर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, थीका आउटरा और थीका इनरा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और जो आपकी प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं जोना पैल्यूडिकल, जोना पैल्यूसिडा, जोना पैल्यूसिडा की एक लेयर बन जाती है। और इस लेयर के बारे में खास बात ये है कि ये नॉन सेलुलर है, किसी सेल की नहीं होती और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी हुई है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है और ये नॉन सेलुलर इन नेचर है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, नॉन सेलुलर इन नेचर है और कैसी है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। फिर जोना पैल्यूडिकुला बन गया, आपने देखा यहाँ पे सारे फॉलिकुलर सेल है और इसको हम एंट्रम बोलेंगे। ये रहा, ये आपका कहलाएगा टर्शरी oocyte, सॉरी टर्शरी फॉलिकल। फिर टर्शरी फॉलिकल आगे जाकर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। इतना डिफरेंस है बस, इसमें एंट्रियम का साइज थोड़ा और बढ़ जाता है बस। तो ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल तक आपने देखा और ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जो है, जब ग्राफियन फॉलिकुलर बनता है तो इसके ऊपर LH आता है। ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर कौन अटैक करता है मेरे बच्चों, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जो कि इस ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कराता है, टुटवाता है और यहाँ से रिलीज होता है ओवम, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया और ये कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। और बाकी का जो इसका हिस्सा बचा बेटा, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर्ड बॉडी होती है ये, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये बात ध्यान रखनी है इतनी, ओके। तो ये रहा, ओवरी ऑफ फीटस ओनली फॉर्म अराउंड 2 मिलियन ओवेनिया। जब ओवरी, जब बच्चे एक लड़की पैदा होती है तो उसके अंदर कुछ 2 मिलियन, मतलब 200 से लेके 300 मिलियन, सॉरी 2 to 3 मिलियन, मैंने 200 तक लाख की बात कर रही थी मैं, 2 to 3 मिलियन ओगेनिया होते हैं। ओगेनिया डिवाइड करते हैं माइटोकली और प्रोफेस 1 में आते हैं मियोटिक डिवीजन के। एट दिस स्टेज द डिवीजन स्टॉप टेम्पररी एंड द सेल कॉल्ड द प्राइमरी oocyte।
प्राइमरी oocyte बनने पर बेटा वो रुक जाता है, होल्ड ऑन पे हो जाता है। तो जैसे ही फीमेल की बॉडी के अंदर oogenesis प्रोफेज 1 पे आता है, तो जब तक प्यूबर्टी नहीं आती वो वहीं पर क्या होता है बेटा, होल्ड ऑन हो जाता है। फिर प्राइमरी oocyte जो है सराउंडेड होता है ग्लैनुसा सेल से, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट रहते हैं प्यूबर्टी के समय, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। देखो सिर्फ थाउजेंड्स में रहे, पहले मिलियंस में थे। As the modes have been degenerated before puberty, follicular cell help develop into a secondary and a tertiary follicle containing a fluid-filled cavity, जिसको हम कहते हैं antrum। fluid-filled cavity बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा था, antrum। फर्स्ट meiotic division of primary oocyte occur होता है, tertiary follicle बनाता है। ये unequal division होता है leading to a large haploid secondary oocyte which is a large and has a tiny polar body। ये समझते हैं। तो बेटा हमने देखा था स्पर्मेटोसाइड में जब मेल वाला वो था वो डिवाइड होकर दो इक्वल यहाँ पर गोनिया बना रहा था। जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बना रहा था मेरे बच्चों, तो वो दोनों का साइज उनके मदर सेल के बराबर है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये डिवीजन इक्वल नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन है बेटा। यहाँ पर एक बड़ा पार्ट बनता है और एक छोटा। एक बड़ा पार्ट क्यों बनता है? क्योंकि बेटा उस पार्ट में हमें सब कुछ चाहिए, यही है जो कि आगे ओवम बनने वाला है। तो जितना भी साइटोप्लाज्म होता है मेरे बच्चों, जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा किसमें पहुंच जाता है? एक ही पार्ट में। और एक पार्ट के पास सिर्फ हाफ होगा, आपको पता है न्यूक्लियस आधा होता है, तो एक पार्ट बनता है छोटा सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। एक पार्ट बनता है बहुत बड़ा जिसके अंदर हाफ न्यूक्लियस भी होगा और सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनाते हैं, जिसको मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं मेरे बच्चों। फिर मेम्ब्रेन ऑफ जोना पैराडिकुला डेवलप होती है सेकेंडरी oocyte की चारों तरफ, बता दिया मैंने आपको। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज ऑन द रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब रैप्चर होगा तो ओवम क्या होगा? रिलीज होगा। देखो इसी को चीज़ को यहाँ पर आपके फ्लो में समझाया है। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये रहा उगोनिया, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पे उगोनिया है। इसने किया मियोसिस, माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ प्राइमरी oocyte। अच्छा वहाँ पर ये बात याद रखना, वहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन फाइनली करता है। यहाँ पे एक हुआ और यहाँ पे बन गया प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte जो है प्रोफेज 1 में जैसे ही यहाँ पे आया प्रोफेज 1, मियोटिक डिवीजन होता है ना, इसके बाद मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। ये जैसे ये प्रोफेज 1 में आता है तो बच्चों ये क्या होता है? ये होल्ड ऑन पे हो जाता है। ये देखो दिख रहा है, ये ना बर्थ पे क्या हो गया? ये होल्ड ऑन हो गया। फिर जब चाइल्डहुड भी ऐसे ही रहा, फिर प्यूबर्टी जब आई तब ये स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होकर आपका जो ये प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होकर दो फॉर्मेशन करता है। पहला म्यूटी डिवीजन करता है कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ये 2n है, डिवीजन करता है तो एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बड़ा सा पार्ट बनेगा जिसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस भी है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म भी है। इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte आगे जाके जब डिवीजन करता है बेटा, वैसे ये प्रोसेस भी ना यहाँ पर रुक जाता है। ये प्रोसेस भी यहाँ पर मेटाफेज होती है, ये होती है यहाँ पर मेटाफेज। तो जैसे ये मेटाफेज वाली स्टेज आती है तो बेटा ये प्रोसेस यहाँ पर रुक जाता है। पर जब फिर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस दौरान ये सेकेंडरी oocyte फर्दर डिवाइड होकर दो पार्ट बनाता है। एक बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक बनाता है ओवम, जो कि क्या करता है? फर्टिलाइजेशन। तो देखा अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में फिर ये शुरू होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेल्स में ऐसा कुछ नहीं कि कुछ होल्ड ऑन होगा, पर फीमेल में ऐसा 2 बार होल्ड ऑन होता है। एक बार होता है बर्थ के समय प्रोफेज 1 में, दूसरा होता है मेटाफेज स्टेज में जो कि स्टार्ट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसका जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। अब देखो बेटा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल ये एक साइकिल है जो कि फीमेल की हर मंथ चलती है, एवरी मंथ होने वाली ये साइकिल है, जिसका नाम क्या है बेटा? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ये इंपॉर्टेंट साइकिल है। अब देखो इस साइकिल को अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो सबसे पहली बात इस साइकिल को ना हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक 4 फेजेस है। आपकी जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है इट इज डिवाइडेड ऑन टू 4 फेजेस। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ये होता है 1 to 5 डेज के लिए।
1 से 5 दिन के लिए ये प्रोसेस होता है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिटरफेयर लेयर्स फॉर्म भी बोलते हैं। आप फॉलिकुलर फेज याद रखो, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, इसमें होते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। इसमें ब्लड पास होता है या एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होती है। हमने देखा था ना कि जब कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो एंडोमेट्रियम ही फॉल ऑफ होती है, तो वो रप्चर्ड होती है। तीसरी फेज होती है ल्यूटेल फेज, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, फिर इसके बीच में यहाँ पे एक और फेज आती है जिसमें होता है ओव्यूलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसमें ओवम रिलीज होती है। ओवम वाली फेज भी आती है। और नेक्स्ट फेज होती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या आती है आपकी नेक्स्ट साइकिल फेज, जिसको आप कह सकते हो, देखिए ये वाली चीज आपको यहाँ दिख नहीं रही है, नेक्स्ट साइकिल फेज शुरू हो जाती है। नेक्स्ट साइकिल फेज, या फिर हम इसे कहते हैं कंप्लीट फेज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या क्या है। तो पहली फेज मेंस्ट्रुएशनल फेज। देखो बेटा अच्छा, इसमें एक साथ 2 साइकिल चलती हैं। जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक साथ 2 साइकिल चलती है, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूटेराइन साइकिल। एक ओवेरियन साइकिल मेरे बच्चों और एक होती है यूटेराइन साइकिल, मतलब ओवरी के अंदर डेवलपमेंट, एक होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस भी तो अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ। तो देखो यहाँ पे देखो 4 इवेंट दिखाए गए हैं, ये यूटेराइन के इवेंट दिखाए गए हैं, ये ओवरी के हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये ओवरियन इवेंट है, यही 2 इवेंट मेन चलते हैं। और पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन जो कि FSH एंड LHS है। देखो सबसे पहली फेज होती है मेंस्ट्रुएशन फेज। बेटा मेंस्ट्रुएशन फेज वो होती है, से मान लीजिए किसी फीमेल के आज ब्लीडिंग शुरू हुई, आज पीरियड शुरू हुआ, तो बेटा वो उसकी मेंस्ट्रुएशन फेज का पहला दिन है, वो पहला दिन है। तो पहले से 5 दिन क्या होते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ब्लड पास होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होके फॉल ऑफ होती है, झड़ती है सिंपल भाषा में कहें तो 1 to 5 डेज में। फिर 1 to 5 डेज के बाद जब हो जाते हैं तो ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte डेवलप करना शुरू करता है, सेकेंडरी oocyte बनता है जिसमें फॉलिकुलर ग्रोथ होती है। और उस फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है मेरे बच्चों, होना FSH। तो देखो ध्यान से देखो, जब ये आपका फॉलिकुलर फेज चल रहा है मेरे बच्चे, तो उस समय FSH हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब ये FSH रिलीज होता है तो ये किसको रिलीज करता है, ये रिलीज करता है मेरे बच्चे एस्ट्रोजन को। और एस्ट्रोजन है जो प्रमोट करता है, ग्रोथ करवाता है किसकी, फॉलिकुल्स की। ठीक है बेटा, तो जब कभी भी FSH रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन आएगा, ये ध्यान रखना। तो हमने पढ़ा था ना कि FSH जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को बना के रखता है और एस्ट्रोजन को कम करता है, LH दोनों को फॉल ऑफ करता है। अच्छा, फिर इसके बाद देखोगे आप तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये रैप्चर हो गया, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ने लगा, मेंस्ट्रुएशन आ गई। और जो ये दिन है इसको हम कहते हैं 14th डे। 14th डे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा हो रहा है। और इसी समय अगर आप देखोगे 14th डे में ये आपका FSH पीक पर आ गया, मतलब फॉलिकुलर की जो ग्रोथ है वो पीक पर आ गई। अब फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होनी है तो FSH क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर जैसे ही FSH डिक्रीज करेगा मेरे बच्चों तो एस्ट्रोजन भी तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है FSH पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एस्ट्रोजन को, और नेगेटिव देता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन। तो जब तक FSH है आपका एस्ट्रोजन रिलीज होता रहेगा। तो FSH पहुंच गया पीक पे, रिलीज होगा, और साथ साथ में LH रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और LH करता है क्या, रिलीजमेंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है आपकी जो यूट्रस की जो वॉल है जिसको हम कह रहे हैं एंडोमेट्रियम, ये बात ध्यान याद रखो कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक ही एंडोमेट्रियम
यहाँ पर प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम को पकड़ के रखना, उसको वहीं पर प्लेस करवाना, उसकी रैप्चरिंग रोकना काम होता है प्रोगेस्टेरॉन का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस फेज पे सबसे ज़्यादा लेवल होता है प्रोगेस्टेरॉन का, तो इसी स्टेज पर सबसे ज़्यादा यूट्रस की थिकनिंग भी होती है। जैसे जैसे प्रोगेस्टेरॉन फॉल ऑफ करना शुरू होता है तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये भी फॉल ऑफ करना क्या हो जाती है मेरे बच्चों, शुरू कर देती है। तो ये 4 प्रोसेस आपको याद रखना है। कॉर्पस ल्यूटम बनता है, फिर ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटम होता है। कॉर्पस ल्यूटम में मतलब कि रिग्रेस, डीजनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये पूरी साइकिल चलेगी मेंस्ट्रुएशन में, इसी को रीड करते हैं। फर्स्ट साइकिल को मेनार्च बोलेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्यूबर्टी पर होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 29 दिन में रिपीट होती है एवरेज। ओवम रिलीज होता है मिडल ऑफ द एज पे, 14th डे पे। इसलिए कुछ लोग जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाते हैं उसमें एक बेसिक मेथड होता है जिनको पता है बेसिक कि भाई ओवम जो है वो फीमेल में 14 डे पर रिलीज होता है। तो एक नेचुरल मेथड आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि 10 से 17 डे जो हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने से भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंडिकेट प्रेगनेंसी और मे बी ड्यू टू द पुअर हेल्थ और दी स्ट्रेच। अगर कम है भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर है, होती नहीं है सही से, तो वो कोई कंडीशन हो सकती है जिस वजह से आपका रुक रहा है। फिर मेन्यूपेज एक वो स्टेज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है सीज्ड होती है, मतलब रुक जाती है एट द एज ऑफ 45 to 50। बेटा जरूरी नहीं कि सबके में यही हो, किसी के में ज़्यादा है, किसी के में कम भी हो सकती है। अ फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन मेनार्क एंड अ मेन्यूपॉज होती है और मेल की कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक मेल की डेथ नहीं होगी तब तक उसका ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर देयर आर 3 phases इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बेटा 3 फेज थी। एक थी मेंस्ट्रुएशनल फेज ऑन फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है, नहीं होता तो ओवम और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो डिसजनरेट होती है और मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। फॉलिकुलर फेज क्या होता है आपको पता है, प्रोलेटरी फेज भी बोलते हैं हमें से। इसमें डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल तक, मतलब मैच्योर फॉलिकल तक, एंड देन फिर ओव्यूलेशन हो जाता है अलोंग द रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। और इसी समय पर एंडोमेट्रियम भी जनरेट होना शुरू होती है क्योंकि प्रोगेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है एलएच की वजह से। एलएच गिरता है तो प्रोगेस्टेरॉन बढ़ता है। द पिट्यूटरी रिलीज गोनाडोट्रोपिन। इस समय पिट्यूटरी क्या रिलीज करते हैं, गोनाडोट्रोपिन, मतलब एलएच एंड एफएसएच ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर लेवल टू स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जैसे इनका लेवल बढ़ेगा भाई फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा एफएसएच का। इन द मिडिल साइकिल लेवल ऑफ इट्स पीक पर आता है। एलएच इंड्यूस द रैप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। और जब तक एलएच नहीं आएगा ग्राफिन फॉलिकल नहीं टूटेगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। द ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है मिडल पॉइंट पर। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने का मतलब है ओव्यूलेशन होना। फिर नेक्स्ट फेज है ल्यूटियल फेज, थर्ड फेज, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी फेज भी हम इसे बोलते हैं। इसमें फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ग्राफिन फॉलिकल का। ओव्यूलेशन के दौरान ओवम बन गया, बाकी का जो बचा पार्ट है वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। इट सिक्रेट अ प्रोगेस्टेरॉन, ये प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जो कि जरूरी है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की प्रोटेक्शन के लिए, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन जब होता है ना बेटा, जब कभी भी फीमेल की बॉडी के अंदर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उनकी बॉडी के अंदर प्रोगेस्टेरॉन का लेवल हमेशा बना रहता है, क्योंकि अगर प्रोगेस्टेरॉन का लेवल बना रहेगा तभी तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, वरना तो फॉल ऑफ कर जाएगी। यही एंडोमेट्रियम है जो कि आगे जाके फॉर्म होकर प्लेजेंटा बनाती है। फिर इन दी एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट करता है, फॉलोड बाय द मेंस्ट्रुएशनल फेज। मेंस्ट्रुएशनल फेज में आफ्टर विच न्यू साइकिल, फिर उसके बाद क्या होती है, नई साइकिल शुरू हो जाती है। फिर देखिए आता है फर्टिलाइजेशन। अब है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखो भैया फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या होता है। चलिए तो बेटा फर्टिलाइजेशन का मतलब तो हमें पता है फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट। इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। इसी प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कहते हैं। ये अकर कब होता है, एम्पुलरी रीजन में। बताया ना एम्पुला में होता है fallopian tube के one sperm come in contact with the zona parodica of the ovum, it induce certain changes in the membrane to prevent the entry of the egg in further sperm। अब देखो ये होता क्या है, सबसे पहली बात भाई बहुत सारी स्पर्म्स आ रही है, देखो ये नहीं बहुत सारी स्पर्म्स आ रही हैं बेटा। आपको पता है एक समय पे बहुत सारी स्पर्म्स बनती हैं, 200 to 200 मिलियन स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है।
पर सारी स्पर्म फ्यूजन नहीं करती, सिर्फ 60% स्पर्म ही ऐसी होती है जिनका शेप साइज सही है। और कौन सी स्पर्म यहाँ पे भाई फ्यूज करेगी, तो वो करेगी जिसका शेप भी बहुत अच्छा हो, साइज भी बहुत अच्छा हो, जिसकी मोटिलिटी बहुत बढ़िया हो और जिसमें वेरिएशन के चांसेस भी अच्छे हो। मतलब सबसे हेल्दीएस्ट स्पर्म जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर फ्यूजन करेगी। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने ये वाला, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर। मेरे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था, मैं नहीं बता रही। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर था बेटा, और यही कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन करवाने में ये मदद करता है। तो यहाँ पर इसके पास ही क्या करता है बेटा, ये रिलीज करता है कुछ हार्मोन। स्पर्म जो है वो रिलीज करता है कुछ हार्मोन जो कि यहाँ पर इसको एंट्री दिलाए। आपको पता है आपका जो ओवम है उसके चारों तरफ ज़ोना पैलुडिका की लेयर है, ज़ोना पैलुडिका की लेयर है। तो बेटा यहाँ पर ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है ज़ोना पैलुडेज, जो कि इस ज़ोना पैलुडिका की लेयर को ब्रेक करते हैं और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो जाएगा किसके पास, आपके ओवम के न्यूक्लियस के पास, और तब जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये देखा हुआ, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया एक बार, तो यहाँ पर आपकी जो ये ओवम है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर चेंजेस ले आती हैं कि कोई दूसरी स्पर्म ना। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्पेसिफिक होता है ये स्पीशीज के लिए। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज स्पेसिफिक फॉर स्पीशीज, मतलब कि जो स्पीशीज है उसी का ही फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन का है तो ह्यूमन की स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी और एनिमल की कर जाए। ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस है, अपनी वाली होगी तो ही एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले क्या होती है बेटा, सबसे पहले को बाहर दिख रही है ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिटा, इसकी लेयर होती है। फिर इसके अंदर आओगे तो ज़ोना पैलुडिका, फिर स्पेस दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर रिलीज करते हैं ये हार्मोन जिसका नाम है यहाँ पर कोरोना रेडिएटा रिलीजिंग हार्मोन, या कोरोना रेडिएटा स्टिमुलेट हार्मोन। कोरोना रेडिएटा डीजेनरेट हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि इसको डीजेनरेट करता है। ये हार्मोन रिलीज करेगा ये, और इसके बाद जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा इसके बाद ज़ोना पैलुडेज हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि क्या करेगा, इस ज़ोना पैलुडिका को ब्रेक करेगा, इसको रैप्चर कराएगा। और जैसे ही रैप्चरिंग होगी तो कोई एक स्पर्म है जो कि यहाँ पे अंदर एंट्री ले लेगी और इसके साथ क्या कर लेगा बेटा, फ्यूजन कर लेगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, कार्योकाइनेसिस हो जाएगा। तो entry of sperm induce the second meiotic division of secondary oocyte that form a large orchid heliploid and a large secondary polar body। तो जैसे ही आपका इसका न्यूक्लियस इसके कांटेक्ट में आता है, तो अभी क्या था, ये सेकेंडरी oocyte है, जैसे ही सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में कोई स्पर्म आती है, ये डिवीजन करती है, और डिवीजन करके दो चीज़ फॉर्मेशन करती है, एक तो बनता है ओवम और एक बनती है सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी आगे जाके डीजनरेट कर जाएगी, क्योंकि कोई काम नहीं है, और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल गैमेट के साथ। स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होंगे और एक जाइगोट बनाएंगे, जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या थे, हैप्लॉइड थे। एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। और जब ये फर्टिल हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर होता है इम्प्लांटेशन। इसके लिए पहले हम डायग्राम देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। यहाँ पर चलो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये समझेंगे। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किसकी वजह से होता है, लीडिंग सेल, पिट्यूटरी, सर्टोली सेल या टेस्टिस? तो आप कहेंगे मैम लीडिंग सेल्स। ह्यूमन फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जानते हैं सब लोग। सेकेंडरी oocyte जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी oocyte मतलब कि फीमेल गैमेट के अंदर, तो 22 प्लस X होंगे बेटा, हाफ होगा ना। ह्यूमन एम्ब्रियो कंप्लीट करता है डेवलपमेंट। अच्छा, ह्यूमन का एम्ब्रियो कितने समय में डेवलप कंप्लीट होता है, तो बेटा वो होता है 266 डेज में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 9 मंथ्स, जिसको आप क्या बोलते हो, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, चलो देखो ये डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन के लिए। जैसे बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ,
देखो ये रहा अनफर्टिलाइज oocyte था ये वाला, देखो ये वाली फिगर को दिखाया गया है कि ये है अनफर्टिलाइज oocyte, मतलब सेकेंडरी oocyte है मेरे बच्चों। ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte। तो इस सेकेंडरी oocyte के पास बहुत सारे स्पर्म आए, कोई एक स्पर्म अंदर एंट्री करके ज़ोना पायरोटिका को रप्चर करके एंटर करेगी और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया मेरे बच्चों? देखो जाइगोट बना यहाँ पर। तो अब बेटा क्या करता है, जब ये जाइगोट बनता है तो यहाँ पर इस पूरे फेलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द सिलिएटेड कॉलमलर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमलर एपिथेलियम की वजह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ ओवा करवाना। तो क्या करते हैं बेटा? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ जाइगोट इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है बेटा, चल फिर जैसे ही होता है तो बेटा यहाँ से सबसे पहले डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन करता है। जाइगोट क्या कर शुरू कर देता है यहाँ पर? माइटोटिक डिवीजन। और एक सेल से 2 सेल स्टेज बनती है, 2 से 4 सेल, 4 से 8, इसको हम कहते हैं 8 सेल ब्लास्टोसाइट। इनको ब्लास्टोसाइट्स कहा जाता है, ब्लास्टोसाइट। फिर 16 सेल, फिर ब्लास्टोसाइट। देखो जब ये ब्लास्टोसाइट बनता है, जब ये यहाँ पर, तो कहाँ पे पहुँचा? यहाँ पर। जब ये यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर क्या बनता है? ये ब्लास्टोसाइट बनता है। और इस ब्लास्टोसाइट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो चारों तरफ देखो इसमें की लेयर दिख रही है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। बीच में आपको इस सेल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनर सेल मास, यही है जो कि आगे जाकर बेटा एम्ब्रियो बनेगा। ये आगे जाकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जो बीच की खाली जगह इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसेल। ब्लास्टोसेल यहाँ तक पहुँच गया। और फिर जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो ये कौन सी लेयर है बेटा? ये है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम लेयर है यहाँ पर, ये ट्रोपोब्लास्ट है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये है एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेती है। और जैसे ही आपका यहाँ पर ओवम आता है तो ओवम की ये जो आपका ब्लास्टोसाइट है, इस ब्लास्टोसाइट की देखो लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट, ये क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है। ये क्या करती है? जैसे कि ये रहा, यहाँ से क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ताकि यहाँ पर इजीली क्या हो सके? इम्प्लांटेशन हो सके। तो यहाँ पे ट्रोपोप्लास्ट क्या करता है? इम्प्लांटेशन के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। और एंडोमेट्रियम भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है। और इसी पूरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये आगे जाकर डेवलप करता है। जब ये प्रोसेस आगे जाके डेवलप करता है मेरे बच्चों, तो आगे जाकर यही फॉर्म करता है आपकी प्लेजेंटा। और प्लेजेंटा ही वो टिश्यू है, इसको हम यहाँ पर एंडोक्राइन ऑर्गन भी बोलते हैं। ये वो टिश्यू है जो कि मदर को और उसके फीटस को जोड़ के रखता है। अच्छा, यहाँ पे एक जॉइन होता है और कितने समय में लगता है? तो इसे इम्प्लांटेशन में 5 to 6 डेज, 5 से 6 दिन लगते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जैसे ही यहाँ पे जॉइंट होता है तो ग्रो करना शुरू करता है, फाइनली कहलाता है एम्ब्रियो। यहाँ तक ब्लास्टोसाइट ही कहलाएगा, जब इम्प्लांटेशन होगा तो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर ये जॉइंट होता है, ठीक है बेटा। तो ये वाली जो लेयर है ये क्या है? ये तो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है। इसको हम क्लियोस्ट्रिक विलाई कहते हैं, इसको क्लियोस्ट्रिक विलाई, जो कि यहाँ पर ब्लास्टोसाइट ने फॉर्म किया। इन्हीं दोनों का आगे डेवलप होकर क्या बनता है? प्लेजेंटा बनती है। और प्लेजेंटा का रोल क्या होता है बच्चों? तो प्लेजेंटा का रोल होता है प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, एक तो यूट्रस वो एम्ब्रियो को, और दूसरी चीज़ ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। मतलब जो फीटस का, जो एम्ब्रियो का जितना भी वेस्ट होगा उसको बाहर लेती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी काम करती है, कलेक्ट करती है वेस्ट को। और ये बहुत ही बेहतरीन एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करती है। ये एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करती है। क्यों? क्योंकि ये रिलीज करती है कुछ हार्मोन, एक करती है HCG हार्मोन रिलीज करती है ये यहाँ पर हार्मोन क्लास्टो से गोनाडोट्रोपिन। ये क्या हार्मोन है? ये वो हार्मोन है जो कि फीटस का या एम्ब्रियो की गोनाडोट्रोपिन्स की ग्रोथ करवाता है। मतलब टेस्टिस है तो टेस्टिस की ग्रोथ करवाएगा, ओवरी है तो ओवरी की ग्रोथ करवाएगा। ये HLG, ये
ये HLH हार्मोन भी रिलीज करवाती है। ये है आपका लैक्टेशन हार्मोन, लैक्टेशन हार्मोन जो कि हेल्प किस में करता है मेरे बच्चों, ये हेल्प करता है लैक्टेशन में, मतलब ये मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करना शुरू करता है। तो कुछ ये हार्मोन्स है जो कि ये रिलीज करती है, ठीक है बेटा, जो कि फीमेल बॉडी में ज़रूरी होते हैं जब प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेजेंटा क्या काम करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी बहुत अच्छे से वर्क करती है और ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम ये करती है, ठीक है बेटा। तो देखो ये स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है यार। 3rd वीक होता है फर्टिलाइजेशन के, तीसरे वीक के बाद, तीसरे हफ्ते के बाद जो है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन के 3rd वीक हो जाते हैं, 3rd वीक में गेस्टेशन सीज द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ सोज 3 जर्मिनल लेयर, बहुत सारे जर्मिनल लेयर दिखने शुरू हो जाती हैं, सारी लेयर बन जाती है क्योंकि इम्प्लांटेशन तो हो चुका। 4th वीक जिसको पहला महीना कहते हैं, हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू फंक्शन। अच्छा बेटा पहले मैं आपको एक चीज़ रह गई, इम्प्लांटेशन का पार्ट हमने स्टडी नहीं किया, एक इम्प्लांटेशन के पार्ट को स्टडी करते हैं फिर ये करेंगे। हाँ, तो इम्प्लांटेशन, दिस स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जो कि एक्स क्रोमोसोम या वाई में से कुछ भी हो सकता है, फीमेल में दोनों एक्स होते हैं और बनते हैं कि कौन सा कैसा बनेगा। जाइगोट डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया इस कंडीशन में, फॉर्म करता है ब्लास्टोमर्स टुवर्ड्स द यूट्रस और यूट्रस तक वो पहुंचता है ओविडक्ट से। मोरूला ये वो स्टेज है जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं, किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। ये कंटिन्यूस डिवीजन होता है मोरूला स्टेज में और फॉर्म करता है ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोमर्स दैट अरेंज देमसेल्फ इन द आउटर लेयर, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। एक आउटर लेयर देखे था ना, ऐसा स्ट्रक्चर था, ये आउटर लेयर में फॉर्म कर लिया था जिसको हमने ट्रोपोब्लास्ट कहा था, और बीच में था इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो बनता है। And those in the inner cell lead to the formation of inner cell mass. The tropoblasts get attached to the uterus endometrium lining and the inner cell जो है वो differentiate होता है, embryo बनता है। Implantation start of the pregnancy, ये स्टार्टिंग होती है प्रेगनेंसी की, बता दें मैंने आपको 5 to 6 डेज में हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये इंक्लूड करता है इम्बेंडिंग ऑफ ब्लास्टोसाइट इन दी एंडोमेट्रियम तक रहती है ये। व्हेन द डिवाइडिंग यूट्रिन सेल कंप्लीटली कवर्ड, और जो यूट्राइन सेल है वो उसकी कंप्लीटली उसके चारों तरफ एक लेयर बना रहता है, सिस्ट लेयर, जो कि उसको कवर कर लेती है। तो वही जो हमने पढ़ा वही चीज़ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 3rd वीक में क्या होता है, 3rd वीक में गेस्टेशन जो है वो क्लस्टरेशन दिखना शुरू हो जाती है, 3 जर्मिनल लेयर जो हैं एम्ब्रियो के चारों तरफ बन जाती है। 4th वीक में या पहले महीने में हार्ट पहला ऑर्गन बनता है, फीटल्स के आर्म्स और ऑप्टिक पिट्स भी विजिबल होते हैं, मतलब वो फीटस बनना शुरू होता है। एम्ब्रियो में सिर्फ वो इनर सेल मास रहता है और फीटस जब होता है तब उसमें ऑर्गन्स आइडेंटिफाइड होना शुरू होते हैं। फिर 5th वीक, आफ्टर 5th वीक एम्ब्रियो ग्रो करता है अप्रॉक्स 4 mm और बिगिन करता है कर्व इनटू अ सी शेप, सी शेप में घूम जाता है। फीटस, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये सब डेवलप करना शुरू होते हैं। 6th वीक में एम्ब्रियो ग्रो करता है 4 to 9 mm इन लेंथ और बेबीज एक्सटर्नल फीचर्स लाइक आईज, मदर, ये सब चीज़ें दिखनी आपको शुरू हो जाती हैं, जिसको हम फीटल स्टेज कहते हैं। बेटा इसी स्टेज पे ही इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। 7th वीक द बेबी कंटिन्यू टू ग्रो फास्ट 9 mm to 13 mm अलॉन्ग विद द लेंथनिंग ऑफ द आर्म एंड लेग्स बढ़ने लगते हैं। इंटरनल ऑर्गन लाइक लंग्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लिम्फेटिक सिस्टम भी बनना शुरू यहाँ पर हो जाता है। देन 8th वीक जिसको आप 2nd महीना कह सकते हैं, एट द 7th वीक मोस्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन लाइक बेबी हेयर, फॉलिकल, एक्सटर्नल ईयर सब कुछ डेवलप कंप्लीटली हो जाते हैं। और फिर आता है पहला ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने। इसमें क्या होता है, पहले 3 महीने में मेजर ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे वेल डेवलप हैं और जेनेटिकल ऑर्गन्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। फिर 5th मंथ होता है, 5th मंथ में हेयर स्टार्ट अपेयरिंग ऑन दी हेड, हेड पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं एंड द बेबी स्टार्ट शो सम मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट करना वो शुरू करता है। फिर 24th वीक या 6th मंथ जिसको हम लोग 2nd ट्राइमेस्टर कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम 2nd ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं। 2nd ट्राइमेस्टर के एंड पर बेबी आईलैशेस फॉर्म होती है, तो ना आईलैशेस फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती है, बॉडी जो है वो कवर हो जाती है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारी बॉडी पे वो कवर होना शुरू हो जाती है। फिर 9 मंथ्स में, 9 मंथ के एंड में बेटा फीटस कंप्लीटली ग्रो करता है और रेडी होता है बर्थ के लिए, मतलब पार्सुरेशन प्रोसेस के लिए बेबी फीटस कंप्लीटली कैपेबल है, मतलब रेडी है वो, ठीक है। फिर देखिए प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर साइमल्टेनियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा, जैसे प्लेजेंटा बनती है, देखो दिख रही है यही सारी लेयर एंडोमेट्रियम वाली लेयर, देखो ये पूरी की पूरी क्या बन गई, ये प्लेजेंटा बन गई,
पिंक कलर से दिखाई प्लेजेंटा, ये फीटस है बेटा। और देखो फीटस और प्लेजेंटा यहाँ पर दिख रही है, कॉर्ड दिख रही होगी आपको, ये वाली कॉर्ड दिख रही होगी, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पूरी यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा इसके अंदर ये डेसिडुअस प्लेजेंटीज, ये इसके छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं। अच्छा इसको कॉर्नियोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्नियोनिक फीटस वाला। अच्छा पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्लेजेंटा कौन बनाता है, तो बेटा प्लेजेंटा एक एम्ब्रियो और मदर दोनों बनाते हैं, दोनों बच्चा और मम्मी बनाते हैं दोनों। अच्छा साइमल्टेनियसली जब प्लेजेंटा का डेवलपमेंट होता है तो इनर सेल डिफरेंशिएट होता है, प्राइमरी जर्म लेयर बनती है, दिस प्राइमरी जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन ऑफ द अडल्ट, सारे ऑर्गन्स बनते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और रेडी होता है डिलीवरी के लिए। ओवरी आप डिलीवरी के समय भाई हार्मोन रिलीज करने ताकि स्मूथ मसल जो मायोमेट्रियम में है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करे, जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो हेल्प करता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन का, जो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है बेटा रिलीज होता है। कौन करती है, ओवरी। फिर पार्सुरेशन, पार्सुरेशन क्या है, तो पार्सुरेशन हमने पढ़ा है इट्स द डिलीवरी ऑफ द फीटस। It is a process of childbirth that is initiated by neuroendocrine signal। ये neuroendocrine signal की मदद से काम ये होता है, हमारी नर्व्स और हमारे हार्मोन्स सिग्नल देते हैं कि भाई अब हो चुका पार्सुरेशन का समय। Once the fetus is completely developed, mild uterine contraction start होना, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, followed by the oxytocin secretion from the pituitary gland। ये pituitary gland क्या रिलीज कर रही है मेरे बच्चों, ऑक्सीटोसिन, जो कि क्या हेल्प करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में। एज मोर एज ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेट द कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ एंड लीड टू द चाइल्डबर्थ। मतलब कि पहले थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, फिर और किया, फिर और किया, फिर और किया, एक समय पे मैक्सिमम ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जिसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा और चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। Nowadays umbilical cord is cut and preserved for the stem cell, उसको फिर करते that help cure फ्यूचर डिजीजेस फ्रॉम द पर्सन एंड इंटीमेट फैमिली मेंबर्स। आज जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि प्लेजेंटा के थ्रू, प्लेजेंटा और फीटस को ज्वाइन करके रख रही है बेटा, उस कॉर्ड को हम लोग बचा लेते हैं स्टेम सेल्स के थ्रू और उस पर आगे जाके फर्दर स्टडी करते हैं, जिससे हम उस फैमिली में होने वाली डिजीजेस को क्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर ऑफ्टन इंजेक्ट ऑक्सीटोसिन। अब कितनी बार क्या होता है बेटा डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है भाई, बहुत समय लग जाता है, तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं फीमेल बॉडी में रिलीज करवाते हैं, ताकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, हेल्प होता है यहाँ पे इंड्यूस डिलीवरी के लिए। तो लैक्टेशन, मेमरी ग्लैंड जब मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो लैक्टेशन शुरू होता है। और कोलोस्ट्रोम फर्स्ट फॉर्म येलोइश मिल्क, जो पहला मिल्क रिलीज करती है फीमेल 24 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवरी के समय मेमरी ग्लैंड से, वो बहुत ज़्यादा रिच होता है बेटा एंटीबॉडीज़ में। डॉक्टर इसको ज़रूर पिलाना प्रेफर करते हैं क्योंकि जो बेबीज़ है उसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, वो इसी से फॉर्म होती हैं। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी ऑफ द इन्फेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर इस चीज़ को फीड करना फीटस के लिए इन्फेंट के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी इम्यूनिटी नहीं है बेटा। चलो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम इज अ लाइनिंग ऑफ टेस्टिस, नो इट इज अ लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है लेबलिंग, ओहो लेबलिंग करनी है। सबसे पहले ए क्या है तो मेम्ब्रेन लोब्स है, फिर बी लैक्टेशनल लोब है, ठीक है भाई, फिर दे रखा है एम्प्यूला, सही है भाई एम्प्यूला है, फिर एल्वेलॉइज है ये, और ये जो ई पार्ट है ये आपकी मेम्ब्रेन डक्ट है। तो ए फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। देन ओके तो बेटा ये आ गया मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज आ रहा है, ल्यूटियल फेज, नेक्स्ट साइकिल आ रही है। तो आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट लेबलिंग। ए इज द डेवलपमेंट फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल सही है, बी इज द मैच्योर फॉलिकल, सी इज द डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम एंड डी इज द डिजेनरेटेड। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही सही है क्योंकि डेवलपिंग है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, फॉलिकुलर साइकिल में डेवलप्ड हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है और फिर वो रिग्रेड कर जाते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो
तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई गलती है या कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, और वो आंसर जरूर बताना कि स्पर्म के ऊपर वाला पार्ट क्या था, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको नहीं बताया था। एक ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। और एक चीज़ और दूँ बेटा, अगर किसी फीमेल के ओवरी में प्रॉब्लम है तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगी उसके ट्रीटमेंट के लिए, नाम बताना कि उस टाइप के डॉक्टर्स को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। ओके बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए आप, हम भी एंजॉय करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।